ने ऐसा ही कहा जाता है कि वट एवर सक्सेसफुल पीपल वी सी इन टूडेज टाइम देयर आर टू थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी कॉमन. नंबर वन इज डिसिप्लिन एंड नंबर टू ऑल हैव गुड हैबिट्स. कुछ ना कुछ उनके हैबिट्स हैं जो उनको डिसिप्लिन को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए हेल्प करते हैं. तो ये दो चीज़ बहुत कॉमन होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी डिसेंट एट योर वर्क. दैट इज ट्रू. उसमें एक जो लर्निंग मेरा रहा है इस पूरा स्ट्रगल पॉइंट में, मतलब उस टाइमिंग पे मुझे लगता था कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट अब चूंकि हम मेच्योर स्टेज में पहुंच चुके तो जो लर्निंग स्टेज रहा है वो समझ में आती है कि हमको वो चीज़ें कहाँ से मिली, कैसे मिली और क्या डिफरेंस क्रिएट हुए. तो बेसिकली जब आप कॉमर्स बैकग्राउंड में जाते हो तो मैंने एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करी कि आप जब कॉमर्स की बुक को ओपन कर रहे हो और आप उस टर्म्स को, जैसे फॉर सपोज वहाँ लिखा है बिजनेस या लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड, तो आप उस वर्ड पे जाके उसका फ्रैक्शन करना लर्न करिए. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब कुछ अंतरराष्ट्रीय ट्रेड मतलब बिजनेस. अब ये जो चीज़ है ना, यहीं पर आपको सारा आंसर मिल जाएगा. इंटर मतलब जो बॉर्डर्स है उसमें किसी प्रकार का बिजनेस होने वाला है, तो बिजनेस किस चीज़ का होगा. ये जो बायोटेक्नोलॉजी से लेके ये जो रिसर्च एनालिस्ट की जो ये शिफ्टिंग है, ये कैसा रहा, ये शिफ्टिंग कैसा रहा? बिकॉज फील्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. वहाँ से बहुत मेहनत करके आपको कॉमर्स को समझना पड़ा एंड देन रिसर्च एनालिस्ट विच इज़ द टफेस्ट वन इन कॉमर्स, बिकॉज आप ऐसा किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो जो अनप्रेडिक्टेबल है. सो दैट इज ए ह्यूज शिफ्ट. सो हाउ वॉज दैट मोशन? हाई, दिस इज इंद्रनील and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel we'll be having one podcast, and we'll be having one podcast with a lady who is doing some enormously fantastic job in the city of Indore. स्टॉक मार्केट. जब भी हम नाम सुनते हैं स्टॉक मार्केट की तो थोड़ा सा हमें लगता है कि ये रिस्की है, गैम्बलिंग है, पता नहीं और क्या क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट तो कभी किया ही नहीं जा सकता है, सब दांव लगाते हैं यहाँ पे. बट इन्हीं स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखने वाली एक लेडी मंजुश्री शर्मा. मंजुश्री शर्मा के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे दैट व्हाट शी इज़ डूइंग इन दिस सिटी एंड हाउ शी स्टार्टेड हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज़ हर नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट and how he is transforming this knowledge and transferring this knowledge to multiple people pan India. So we'll be having podcast today with Manjushri Sharma, who is doing and running a training institute by herself on stock market. How you can predict? God only knows. So let's see what is her version about stock market and the Indian economical status related to Sensex and other things as well. So please watch this entire episode. You will be having a lot of ideas, and you will be having a lot of ideas about money management, which is very very important, because money management should be known to every single individual whatsoever income you are generating for yourself. So this entire podcast will be very very knowledgeable, trust me on this, and you will be having a lot of ideas how you can manage your money, where to invest, where not to invest, and is it really risky on investing in stock market? Let's talk about this. First of all, thank you and welcome to the podcast, The Spotlight Beyond Profession. The name of our channel, The Spotlight Beyond Profession इसलिए है because obviously Spotlight के अंडर में आप हैं, and Beyond Profession हम लोग इसलिए बोलते हैं because in this entire podcast we will try to understand about your journey more. बिकॉज आप आज जो काम कर रहे हैं उसके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, उसके वजह से आपको लोग जानते होंगे, लेकिन आपका इसके पीछे की जो जर्नी है विल बी मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू इट. सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द स्पॉटलाइट बियॉन्ड प्रोफेशन. Thank you so much. And before I enter into this podcast, I have two disclaimers. पहला disclaimer ये है कि my name is Indranil, so I'm a Bengali. Okay. So whenever I will start speaking Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, in this entire podcast, if I'll ask anything and you don't want to answer, you can directly say no. Okay. There is nothing like avoiding or something. Okay. Right? So हम आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुआ और कहाँ से और कैसे आप आज इस पोजीशन में पहुँचे, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें, सो इट विल बी बेटर फॉर आवर व्यूअर टू अंडरस्टैंड यू मोर देन इन योर ब्रांड. So basically, firstly I would like to introduce myself. My name is Manjushri Sharma and I am born and brought up from Katangi, district Balaghat. यस कटंगी, आई नो दैट. देयर इज ए मतलब वहाँ पे एक कहावत है कि वहाँ पे रसगुल्ले को काला रसगुल्ले बोलते हैं. यस वो बहुत काफ़ी फेमस भी है यहाँ का.
सो मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स भी है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी है। ओके। सो कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड रहा है मेरा। मेरे जो दादा है वो शास्त्री थे, विद्याचार आचार्य भूषण, और मेरे जो फादर थे वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थे। ओके। बट वो साथ में साइड उनके कुछ बिजनेसेस भी थे, जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे वो डील करते थे, लाइक म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टेंसी। इट वाज अ कोर, ही हैज़ अ कॉम्पिटेंस इन दैट। सो सिंस चाइल्डहुड आई वॉज सो मच इनटू इन मनी मैनेजमेंट। लाइक वो ऐसा होता था कि बैंक के काम, पोस्ट ऑफिस के काम, या ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्सिबल वर्क है वो मुझे हैंड ओवर करते थे। उन्होंने मतलब सिखाया था वो चीज़ कि कैसे मनी रिलेटेड लैंग्वेज को समझना चाहिए। उस टाइम पे वो समझ में नहीं आता था कि क्या इसके पीछे मतलब डेस्टिनी मुझे कहाँ लेके जाने वाली, क्योंकि हम लोग 5 सिबलिंग्स हैं। तो ही चूजन मी फॉर दैट वर्क। सो आई नेवर अंडरस्टूड कि इतना रिस्पॉन्सिबल वर्क मुझे हमेशा क्यों देते हैं। देन उसके बाद जब मैंने स्कूलिंग मेरा हिंदी मीडियम से हुआ है, और फिर उसके बाद कॉलेज के लिए हमको डिसीजन लेना था, तो नियर बाय सेम सिटी पे हमने कॉलेज डिसाइड करा। 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड ना लेके मैंने बायो लिया था, बिकॉज फैमिली में सब कुछ डॉक्टर थे, तो ऐसा था डिसाइड कि तुमको भी डॉक्टर बनाइए। बट मेरा एक इंटरनल मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसमें। सो फिर भी आई टुक इट एंड देन आई गेट एडमिशन इन BSc बायोटेक्नोलॉजी। जब BSc बायोटेक्नोलॉजी में कर रही थी तब वहाँ पर एक हमारी प्रोफेसर थी, वो आई हुई थी, MBA फाइनेंस किया हुआ था उन्होंने, और वो हमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ाती थी। बट ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन से स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें चली। Okay. और वो वर्ड जो यूज़ कर रहे थे वो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ मेरे डैडी भी सेंसेक्स वॉच करते थे, तो वो हमेशा सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उस पर उनका एक मतलब माहौल हमेशा बना रहता था घर पे, उनके बिहेवियर का कि हाँ आज ऊपर है आज नीचे। तो वो कहीं ना कहीं ट्रैक करते थे इंडियन मार्केट को। तो कोर ऐसा डिटेल आइडिया नहीं था कि ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे वर्क करती है। देन आई डिसाइडेड कि जब उन्होंने मुझे MBA फाइनेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करा प्रोफेसर ने कि ये जो फील्ड है इसमें करियर बनाना तो MBA फाइनेंस ज़रूरी होता है। तो फिर BSc के बाद मैंने घर पे हड़ताल टाइप रख दिया कि अब मुझे आगे नहीं करना है MSc। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? ईयर है आई थिंक बिट कंफ्यूज, 8 या 10 आई थिंक। ओके। आई एम बिट कंफ्यूज विथ ईयर्स। सो देन फादर ने बोला क्या करना है, तो फिर मैंने बोला कि MBA फाइनेंस मैंने सुना है मैम के मुँह से, तो मुझे वो करना है। तो बोला अच्छा ठीक है, इसके लिए आपको एंट्रेंस करना पड़ेगा। सो मैं इंदौर आई प्रिपरेशन करने के लिए। Okay. मैंने CH HMAker ज्वाइन करा। अब चूँकि हिंदी मीडियम से थे और यहाँ पर बच्चे एकदम हाई क्लास प्रोफाइल के, और नॉलेज भी काफ़ी अच्छा, जो मतलब प्रैक्टिस ऑलरेडी मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स में थी, रीजनिंग एंड ऑल, वो प्रैक्टिस रिपीटेड के लिए थे यहाँ पर CH में, तो काफ़ी हाई कंपटीशन था। तो कंपटीशन हाई होने की वजह से एक चीज़ जो मैंने लाइफ में फील करी, हमेशा मुझे कंपटीशन बहुत टफ मिला है मेरी फील्ड पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे बैकग्राउंड से थी कि जहाँ पर चीज़ों को चैलेंज मुझे लगता था। क्योंकि एक होता है कि आप कोर मैथ्स से हो या आप कोर इंग्लिश मीडियम से हो, तो कुछ चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, आपको फिर सीधे मेन पॉइंट पे फोकस करना होता है। सो दैट पार्ट ब्रिंग आउट चैलेंजिंग पर्सनैलिटी इनटू मी। एंड जब CH में हमने कोचिंग किया तो कंपटीशन हाई होने की वजह से हमें हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, और वो हार्डवर्क करने से एक हैबिट बन गई कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने हैं। ओके। तो दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। नाउ देन उसके बाद MBA फाइनेंस में कॉलेज मिलने स्टार्ट हुए। फिर कॉलेज में मुझे मतलब किसी ने स्क्रीनिंग करके, मेरी कज़िन ने बताया कि ये कॉलेज अच्छा है, इसमें ले लो, तो भोपाल आईपर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। भोपाल आईपर में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर भी सेम सिनेरियो था, चूँकि एडमिशन मिल तो गया, बट चूँकि मेरा BSc बायोटेक्नोलॉजी था, मैथ्स भी बायो में था, तो जब MBA फाइनेंस में मैंने कोर एंटर करा तो कॉमर्स और लैंग्वेज वो चैलेंज बन चुकी थी। तो अगेन मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े। कॉमर्स को ऐसा हो गया था कि बुक्स में ला के लाइब्रेरी से सब टर्म्स को पढ़ना, उसको समझना, देन उसका मीनिंग क्या होता है, फिर उस मीनिंग के अंदर क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो वो इतना कोर स्टडी हो गया कि एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं अपने ही बैच के स्टूडेंट्स को कॉमर्स पढ़ाने लग गई थी। सो दैट इज़ अगेन अ गुड पार्ट। एंड अगेन 300 स्टूडेंट्स का बैच था, तो उसमें हमारे कॉम्पिटिशन थे कि जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा हर एक्टिविटी पे, उन्हीं को प्लेसमेंट्स मिलेंगे। Okay. A grade student आना, it's what compulsion over there if you want to acquire any job. तो फिर कंपटीशन स्टार्ट हो गया। देन अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई
मैथ्स, रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन। फिर हम लोगों के इतने वर्कशॉप्स होते थे कि हमें सारे जो भी प्रेजेंटेशंस थे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में ही डिलीवर करने होते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। सो अगेन दैट ब्रिंग आउट कि मैं ए ग्रेड स्टूडेंट में आ गई। इतना ज़्यादा हो चुका था उस टाइम पे, हर हैम एक्टिविटी होती थी हमारी, हमें नाइट में प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक आ जाता था, अर्ली मॉर्निंग हमें प्रेजेंटेशन देना होता था। सो अगेन दैट ब्रिंग आउट समथिंग एक्स्ट्रा, जो कि आपको इमीडिएट डिसीजन भी लेना है और स्पॉन्टेनियसली आपको आंसर भी करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन आप ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते हो। कोर कम जो हमारी फैकल्टीज़ थी वो काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल फैकल्टीज़ थी, और आईपर की फैकल्टी का आई रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतनी हाई क्लास फैकल्टी के साथ लर्निंग्स मिली। देन जब वहाँ से कंपटीशन ख़त्म हुआ, प्लेसमेंट का कंपटीशन स्टार्ट हुआ, एंड माय फादर स्ट्रिक्टली टोल्ड मी कि आपको एमपी रीजन में ही रहना है, इसी एरिया में कुछ मिलता है तो ठीक है, इट्स फाइन। आगे की सिटीज़ का हमको कोई ट्रस्ट नहीं है, जैसे लाइक उनका एक माइंडसेट था कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इट्स नॉट सेफ एंड ऑल। तो होता है कि एमपी में मतलब उस टाइमिंग की उस एयर की अगर बात करूँ तो एक थोड़ा सा फियर होता है कि कहाँ भेजेंगे। देन फॉर्चुनेटली इक्विटी एनालिस्ट की पोस्ट आई जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, सेंसेक्स एंड ऑल। सो जब कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आया तो अगेन पूल कैंपस था, 300 बच्चे थे और अलग अलग 5 कॉलेजेस के, इंदौर के भी, प्रेस्टीज, एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, मेडिकैप्स एंड ऑल। काफ़ी टफ कंपटीशन था। 15 वैकेंसीज थी ओनली, उस 15 को इक्विटी एनालिस्ट की पोस्ट मिलनी थी। तो अगेन वहाँ से हमें बुकलेट्स मिली थी, जो कंपनी जो अक्वायर करने आई थी उन्होंने बुकलेट्स शेयर करी थी, जो पूरा बुक पढ़ना था, उसको कंप्लीट करना था। ऑल द सब्जेक्ट वॉज नॉट क्लियर, क्योंकि इक्विटी बुक से पढ़ना और प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंस है। फिर भी बुक से हमको जो जो समझ में आ रहा था हमने वो करा, एंड वी अटेम्प्ट और इंटरव्यू। फॉर्चुनेटली 7 राउंड्स हुए और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। सो 7 राउंड्स में हमारी स्टार्टिंग के जो 2 राउंड्स थे वो तो नॉमिनल एक बेसिक आपसे जब एचआर पूछती है एंड ऑल दैट। उसके बाद जो हमारे सिंगापुर हेड के साथ इंटरव्यू हुए, दैन उसके बाद हमारी कंपनी के रिसर्च हेड के साथ इंटरव्यू हुए। सो इट वाज वेरी लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली। सो जब हम इतने हेड से मिलते हैं और जब उनसे भी कॉन्वर्सेशन होता है तो हमको ये तो लगता है कि ठीक है अभी तो हम ये माइलस्टोन अचीव कर लिए, बट देयर आर लॉट टू अचीव, बिकॉज कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इंडस्ट्री में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। So yes, but fortunately they find it कि हाँ I can do that, and they give me that opportunity. So I got selected in equity research. So since 2012 when I was into MBA second semester, तो 3rd and 4th मैंने अप डाउन करके किया था क्योंकि मुझे जॉब मिल चुकी थी। 3rd and 4th पे साथ में ऐसा था कि जब मैं एडमिशन मतलब जब मुझे प्लेसमेंट मिला, प्लेसमेंट में ये हुआ था कि हमें एक जैसी जिस ड्यूरेशन पे मुझे प्लेसमेंट मिला उसी टाइम पे एक एक्टिविटी आ चुकी थी कंपनी में कि विद इन 6 मंथ जो भी अच्छी रिसर्च करेगा, सारे कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को अच्छे बेंचमार्क्स सेट करके देगा, रिटर्न्स अच्छे देगा, उसको सिंगापुर ट्रिप मिलेगी। तो डे 1 से एक नया चैलेंज आ गया, क्योंकि ऑल्दो मैं न्यू जॉइनर थी तो हमारे लिए माइलस्टोन था कि आप 3-4 भी कर लोगे क्लाइंट सेटिस्फाई आपके रिटर्न से तो इट्स फाइन फॉर यू। और जो सीनियर्स थे उनके लिए बेंचमार्क था कि आपको एटलीस्ट 12 कस्टमर्स को अक्वायर करना है अपनी रिसर्च से। और ये सब भोपाल में हो रहा है? ये सब इंदौर में मिल चुका था मुझे। सो देन उसके बाद जब 6 मंथ था और 4th मंथ में आई अचीव्ड 12 कस्टमर्स विथ माई वेरी बेसिक रिजल्ट, जो मुझे उस टाइम पे बेसिक लग रही थी, बट द फ्लोर वॉज सॉफ्ट। मुझे क्योंकि इस टाइम पे नहीं पता था कि आई एम डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि मैं शुरू से इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट करते आती थी, मुझे लगता कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, बट उनके लिए वो एबनॉर्मल हो चुका था क्योंकि एक तो जूनियर और अभी जस्ट आके मैंने रिसर्च का ट्रेनिंग ही एज अ ज्वाइन किया था और छोटी छोटी रिसर्च से मैंने कस्टमर के पोर्टफोलियो को अचीव कर लिया था, 12 सेटिस्फाई कस्टमर, जो कि बेंचमार्क रखा था सीनियर्स के। ये कौन से ईयर में है? ये 13-14 के बीच। And what was the name of that company? Capital Y Global Research. Okay. Which was very renowned at that time. जो इंदौर इनफैक्ट इक्विटी रिसर्च का एक पूरा मार्केट लेके आई थी। उसके बाद हम कंपनी की डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। सो देन 6 मंथ के पहले अचीवमेंट हो गया एंड ऑल, ट्रिप मिल गई। वहाँ से मेरा एक्चुअल में स्पॉटलाइट स्टार्ट हुआ, जैसे आपका चैनल है।
आई जस्ट गॉट अ स्पॉटलाइट इन द कंपनी कि कोई जूनियर आई है मंजुश्री नाम की, उसने ऐसा ऐसा अचीवमेंट कर लिया। एंड उसके बाद से जो मुझे किक मिला, क्योंकि किक ऐसा कि मुझे रिकॉर्ड ब्रेकर का अवार्ड मिल गया था। ओके। देन आई फाउंड कि कुछ तो एक्स्ट्रा कर रही हूँ मैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई कस्टमर मतलब किसी भी कस्टमर को किसी ने भी लॉस कराया और वो कस्टमर को प्रोफाइल मेरे पास आई और मैं उसको रिटर्न देके उसको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन एक होता है कि हाँ, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट वाला रोल आ गया। मतलब किसी ने भी अगर स्टॉक मार्केट में लॉस करवाया है क्लाइंट को, या खुद क्लाइंट इटसेल्फ कहीं से लॉसेस करके आया है किसी और जगह से, तो वो कंपनी के पास आ रहा है और कंपनी हमारा नाम उसको प्रमोट कर रही है और हम उनको रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। सो ऐसा हुआ था। और उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने गवर्नमेंट, जैसे अभी इलेक्शन मूवमेंट आने वाले, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन मूवमेंट देखा था 2014 में। और वो मेरी लाइफ का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्चुअली अचीवमेंट था, क्योंकि एक कस्टमर मेरे पास कोलकाता के मिले थे मुझे, मेरे काफ़ी अच्छे कस्टमर थे वो। उन्होंने बहुत बड़ा लॉस लेके आया था किसी और ऑर्गेनाइजेशन से। उस कस्टमर को जब मेरे पास शिफ्ट किया गया तो मुझे जब उनका पहले ऑन कॉल, और मेरा एक था कि बैक ऑन माइंड मैं मेरे जो भी कस्टमर आते थे उनको मैं अपना फादर समझ के उसका पोर्टफोलियो डील करती थी। एक बैक ऑन माइंड मैंने ऐसे रखा था कि अगर यहाँ मेरे फादर की ऐसी सिचुएशन होती तो हाउ डू आई हैंडल इट। तो वो माइंडसेट के साथ मैंने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करा, कस्टमर के पोर्टफोलियो पे वर्क करा। देन आई फाउंड कि मैंने उनको बोल दिया ठीक है सर आपका हो जाएगा, डोंट वरी, विल वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो, हम रिकवर कर लेंगे आपके पोर्टफोलियो को। बोल दिया, बट उसके बाद स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि इक्विटी मार्केट आपके हाथ में नहीं होता है। यू कांट इवन यू हैव कैलकुलेशन, स्टिल यू कांट यू नो श्योरली कि आप ऐसा बोल दो कि नहीं ऐसा तो हो ही जाएगा। बट गट्स फीलिंग भी मार्केट में वर्क करती है और आपका एनालिसिस तो वर्क करता ही है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज पोर्टफोलियो एंड इलेक्शन मोमेंट्स थे। आई वॉज बिट श्योर कि जो कैलकुलेशंस मैं बैठा रही हूँ और जो एक्सपेक्टेशन मैं रख रही हूँ पर्टिकुलर शेयर्स में, दे विल बूम इट। और आई जस्ट कन्वर्टेड हिज पोर्टफोलियो इन 16 लाख प्रॉफिट। सो वो मेरी स्पॉटलाइट का सेकेंड स्पॉटलाइट हो चुका था। पूरे बढ़ गया दायरा स्पॉटलाइट का। और सो फिर मुझे फिर से अवार्ड मिला। उसके बाद मेरी अवार्ड की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे हर मंथ अचीवर ऑफ द मंथ मिलने लग गया। मतलब हर मंथ अचीवर ऑफ द मंथ, यानी ऐसा हो गया था कि दूसरों को कोई चांस ही नहीं मिल रहा था। दूसरी मतलब प्रोफाइल वालों को मिलता था, जैसे कमोडिटी मार्केट था, मैं इक्विटी में थी, कमोडिटी करेंसी वालों को मिलता था, बट इक्विटी में आई वॉज लीडिंग। और देन उसके बाद हर ईयर मुझे बियॉन्ड एंड अबव अवार्ड मिला। देन मुझे अल्केमिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो वहाँ पर ऑल टुगेदर मुझे 10-12 अवार्ड मिल चुके थे मेरी फर्स्ट जर्नी पे। और ये कितने साल के दायरे में ये अवार्ड हुआ? 4 साल में मैंने पूरे 12 अवार्ड्स अचीव कर लिए थे। तो यू जॉइन कैपिटल वाया इन द ईयर 2012? हाँ, सेकेंड सेमेस्टर MBA। ओके। सो देन ये इंटरेस्टिंग जर्नी साथ में चल रही थी। और साथ ही साथ ये हो रहा था कि जो फ्लोर पे न्यू बी ज्वाइनर्स आते थे उनको हमारे वहाँ पर बडी सिटिंग होती थी। बडी सिटिंग मतलब आपको किसी भी एक सीनियर की साइड में बैठना है एंड जो भी वो एक्शंस दिन भर में प्लान कर रहे इक्विटी में, आपको उनको वॉच करके उनके डिसीजंस पे फोकस करना है। ओके। तो जब मुझे रिसर्च ट्रेनिंग मिलने स्टार्ट हुए, जो बड़ी सिटिंग होती थी, 2-2 3-3 मतलब सिटिंग्स होती थी, और आई फाउंड कि जो भी मैं उनको बताती हूँ तो कुछ अच्छा ग्रैप्स कर लेते हैं और कुछ जो है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो जो जिनका लैकिंग पॉइंट आ रहा था, मैंने उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना चालू करा कि ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना तो टफ है नहीं, क्योंकि मुझे कुछ टफ नहीं लग रहा था, इक्विटी में थी मैं और एक्सपीरियंस हो चुका था। जो कि एज अ रिसर्च ट्रेनिंग मैंने कहीं पर बड़ी सिटिंग ली नहीं थी, मैं डे 1 से परफॉर्म करने लग गई थी। तो मुझे लग रहा था इनको इतना टफ क्यों लग रहा है। तो फिर उनसे मीटिंग करके, उनका साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके, उनका लर्निंग पॉइंट अंडरस्टैंड करके धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आपको अगर किसी को ट्रेन करना है तो आपके इसको रूट में जाना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पर रुक रहा है। कभी कभी इंडिविजुअल को खुद पता नहीं होता कि वो कहाँ रुक रहा है। yes, true. तो जब आप उससे कॉन्वर्सेशन करते हो तो उसका पॉइंट समझ में आता है कि वो हर्डल कहाँ फेस कर रहा है, और फिर उसकी हर्डल को उसको मोटिवेट करना, देन उसको डायरेक्शन देना, एंड आफ्टर डायरेक्शन उसको एक रोड मैप बना के देना, वो आपका कोच का काम होता है। तो आई स्टार्टेड गिविंग अ ट्रेनिंग इन दैट वे। धीरे धीरे ट्रेनिंग पार्ट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होते गया कि एक टाइम पे फ्लोर पे मुझे जूनियर्स फीडबैक देने लगे,
मैम वाई डोंट यू गो इन ट्रेनिंग पार्ट, मतलब आप इतना अच्छा मार्केट पढ़ाते हो, आपको मतलब आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर सकते हो, आप इक्विटी मार्केट को ईजी कर देते हो, मतलब लाइक अब हमको बहुत समझ में आने लगा है नाउ, दे आर रियली वर्किंग गुड। तो फिर अंदर से एक और किक मिली, एक होता है डेस्टाइन होती कुछ चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगा कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आया है, एक और कुछ न्यू स्किल निकल के आए हैं, तो आई शुड थिंक ऑन दैट। फिर 2016 में एक्चुअली मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, मतलब एसी से एलर्जी हो गई थी, और आई थिंक वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। तो मैंने जॉब लेफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करी, बट काफ़ी अच्छी चूँकि कंपनी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको नहीं जाने देना चाहते, तो हम आपको वर्क फ्रॉम होम दे देते। सो आई टुक वर्क फ्रॉम होम, आई इवन डिड वर्क फ्रॉम होम फॉर 1 ईयर। देन स्टिल जब कंपनी को लगा कि अब नाउ अगेन आई शुड ज्वाइन, एंड दे वर एक्चुअली ऑफरिंग मी कि हम आपको एक पर्सनल कैबिन दे देते हैं, वहाँ पर लो और आपको ये पोस्ट मिल जाएगी एंड ऑल। मैं सीनियर मैनेजर बन चुकी थी, बट एक महीने जो मतलब 1 साल का जो पीरियड था, उसमें धीरे धीरे ऐसा लगा मुझे कि आई थिंक मुझे सोशली वर्क कुछ करना चाहिए, आई शुड गिव दिस नॉलेज टू एवरीवन, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत लॉसेस कर रहे हैं, एंड लॉसेस कर रहे हैं उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि नॉलेज नहीं है, दूसरा रीज़न कि नॉलेज जो है वो सुपरफिशियल है, और सुपरफिशियल नॉलेज के साथ आप जो है पेशेंस नहीं बिल्कुल भी मैनेज कर रहे हो अपना, तो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो है ख़राब लोगों का। तो फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी तो ठीक है ना, कंपनी के पोर्टफोलियो तो मैंने इतने सारे ट्रेनिंग्स खड़े कर दिए, दे कैन मैनेज इट, तो अभी नाउ आई टुक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई टर्न इट ऑफ एंड आई टुक अ डिसीजन। देन आई कैम बैक टू माई होम, फिर मैं घर पे रही, और फिर मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लोर करा मार्केट को भी, रीडिंग। मतलब इंदौर से आप कटंगी वापस गए? वापस कटंगी, होम टाउन। ओके। बट वो मेरा एक अच्छा डिसीजन भी रहा, बिकॉज उस टाइमिंग पे मेरे डैडी बीमार थे, एंड आई ऑलमोस्ट स्पेयर 2 और 3 years विद माई फैमिली। एंड 2019 पे मतलब मैंने 2018 पे एक मतलब वर्क स्टार्ट कर दिया था, फ्री एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया था। ओके। सो फ्री एजुकेशन के ड्यूरेशन पे मैंने धीरे धीरे एक एक्सपोजर लिया कि जब मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या वो सच में वर्क कर पा रहे हैं। मतलब मेरा लाइफ का एक रूल रहा है शुरू से कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को पब्लिकली इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट मत करिए जब आप एक्चुअल में उस चीज़ पे बैकअप में आपने काम नहीं किया हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का भी काम देख रही हूँ कि आपने खुद पर्सनली उस चीज़ को नहीं किया है, बट चूंकि आपने कहीं से थोड़ा बहुत सुपरफिशियल समझ लिया और आप उसको पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हो, तो डोंट डू दैट, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों के पास जाके उनको कुछ सिखाने वाले हो। तो आई बैक टेस्टेड माई स्ट्रैटेजी, एंड फिर जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया उनके साथ मैंने कंटिन्यू लग के भी देखा कि उनको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए या नहीं। देन आई फाउंड कि यस, नाउ इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड, माई ट्रेनिंग इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड, एंड दे कन्वर्टेड इनटू सिस्टमेटिक लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो मेरी सबसे पहली जो कस्टमर थी वो एक फीमेल ही थी, और जो मेरे सेकेंड कस्टमर थे वो एक मेल थे। अब दोनों में मैंने ऑब्जर्वेशन किया, जो मेरी फीमेल कस्टमर थी वो काफ़ी सिस्टमेटिकली वर्क कर रही थी, और चूँकि वो फीमेल थी तो मैंने एक चीज़ उसमें ऑब्जर्व करी थी कि वो मल्टीटास्कर थी। जब मैं उसको कुछ बताती थी और जब मैं मेल ट्रेडर को बताती थी तो वो थोड़ा कम सुनते थे और ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनती थी। ये थोड़ा कम लॉस करती थी, वो स्ट्रैटेजी लर्न करने के बाद भी थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल, ठीक है मैडम आज ऐसा लगा तो कर लिया, नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक नहीं करूँगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं, कम्युनिटी में ही कुछ टेंशन है, मतलब लाइक स्टॉक मार्केट में चूँकि मेल कम्युनिटी ज़्यादा है, फीमेल का है, पर उस चीज़ को मैं स्टेटेड नहीं कर सकती थी कि मैं कोई स्टेटमेंट दे दूँ कि नहीं फीमेल ही अच्छी है, मेल नहीं है, ट्रेडर अच्छी नहीं है। देन आई ऑब्जर्व, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी, एंड सीरियसली आई ऑब्जर्व कि एक तो फीमेल ट्रेडर्स, देन उसके बाद मुझे एक कस्टमर मिले थे आर्मी के थे, वो आर्मी के थे, और एक कम्युनिटी के मेम्बर थे जो कि मतलब बचपन से बहुत डिसिप्लिन फैमिली बैकग्राउंड से रहे। तो इन सब से पर्सनल मिल के, पर्सनल ट्रेनिंग दे के मैंने जो चीज़ें फाइंड आउट करी वो ये थी कि डिसिप्लिन वाले जो बैकग्राउंड थे, जैसे कि आर्मी वाले थे या फीमेल जो कि मल्टीटास्कर है बट डिसिप्लिन है अपनी सुबह की रूटीन से लेकर रात तक के लिए, एंड अ इंडिविजुअल हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिसिप्लिन फैमिली। एक होता है, जैसे मैं खुद एक डिसिप्लिन फैमिली से लेकर, हमारे घर में ऐसा था कि सुबह उठ के आपको चाय नाश्ता तभी मिलेगा जब आप जाके पहले मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ के आओगे।
तो वो एक कल्चर हमको बचपन से वैसा मिला है। देन उसके बाद हमारे यहाँ खाना भी किसी को तब तक नहीं मिलता था जब तक हमारे यहाँ नरसिंह भगवान जो थे उनको जब तक भोग नहीं लग जाता था तब तक हमको खाना टच करना भी अलाउ नहीं था। तो इससे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे। मतलब उसके बाद डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़्यादा था कि इतने बजे घर पे आ जाना है। इनफैक्ट जब हम बाहर भी आए तो हमारा टाइम स्लॉट था कि हमको 7-8 बजे के बाद कोई कोचिंग नहीं करनी है, 8 बजे हमें घर पहुंच जाना है। उसके भी अपडेट्स होते थे। हॉस्टल्स में हम रहे तो वो फैमिली एक चेक ऑन जो कर, तो वो डिसिप्लिन एक मतलब कि 8 बजे होता था तो हमको ऐसा लगता था हम बहुत देर बाहर रह रही ऐसा साइकोलॉजी बन चुका था। सो ऑल दिस थिंग्स मेक योर पर्सनैलिटी। आपको उस टाइमिंग पे वो रिस्ट्रिक्शन लगता है बट कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं एंड दैट्स रियली वर्क्स। मैं तो इनफैक्ट मतलब आज भी स्टूडेंट से कहूँगी अगर आपके पेरेंट्स आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए उसको नेगेटिवली बिल्कुल ना लें। वो कब आपका एक्चुअल में लाइफ में आपको कंट्रोल सिखाएगा, सही डिसीजंस लेना सिखाएगा, आपको सही और गलत को समझने में हेल्प करेगा। उस टाइम वो हो सकता है वो उस एज में आपको रिस्ट्रिक्शन लगे बट दैट विल कम और टर्न्स इनटू पॉजिटिवली, यू नेवर नो। एंड अगेन डिपेंड्स कि आप हर चीज़ों को कैसे ले रहे हो। मैं एक पॉजिटिव आउटलुक वाली पर्सन रही हूँ तो मैं हर चीज़ नहीं, ऐसा ही कहा जाता है कि whatever successful people we see in today's time, there are two things which is very very common. Number one is discipline, right, and number two, all have good habits. right. कुछ ना कुछ उनके हैबिट्स हैं जो उनको डिसिप्लिन को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये दो चीज़ बहुत कॉमन होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी डिसेंट एट योर वर्क। दैट इज ट्रू। यस। सो देन मैंने अपना कंपनी नेम डिसाइड करा। ये कौन से साल में अभी पहुंच गए हम? 2018 में। ओके, अभी यहाँ पे रुकना चाहता हूँ मैं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी से लेके ये जो रिसर्च एनालिस्ट की जो ये शिफ्टिंग है, ये कैसा रहा? ये शिफ्टिंग कैसा रहा? बिकॉज फील्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एग्जैक्टली। वहाँ से बहुत मेहनत करके आपको कॉमर्स को समझना पड़ा एंड देन रिसर्च एनालिस्ट विच इज़ द टफेस्ट वन इन कॉमर्स। राइट। बिकॉज आप ऐसा किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो जो अनप्रेडिक्टेबल है। एग्जैक्टली। सो दैट इज ए ह्यूज शिफ्ट। सो हाउ वॉज दैट मोशन? उसमें एक जो लर्निंग मेरा रहा है इस पूरा स्ट्रगल पॉइंट में, मतलब उस टाइमिंग पे मुझे लगता था कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बट अब चूँकि हम मैच्योर स्टेज में पहुंच चुके तो जो लर्निंग स्टेज रहा है वो समझ में आती कि हमको वो चीज़ें कहाँ से मिली, कैसे मिली और क्या डिफरेंस क्रिएट हुए। तो बेसिकली जब आप कॉमर्स बैकग्राउंड में जाते हो तो मैंने एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करी कि आप जब कॉमर्स की बुक को ओपन कर रहे हो और आप उस टर्म्स को, जैसे फॉर सपोज वहाँ लिखा है बिजनेस या लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड, तो आप उस वर्ड पे जाके उसका फ्रैक्शन करना लर्न करिए। ओके। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब कुछ अंतरराष्ट्रीय ट्रेड मतलब बिजनेस। अब ये जो चीज़ है ना, यहीं पर आपको सारा आंसर मिल जाएगा कि इंटर मतलब जो बॉर्डर्स है उसमें किसी प्रकार का बिजनेस होने वाला है तो बिजनेस किस चीज़ का होगा। हो सकता है हमारे पास कुछ है, हाँ हो सकता है हमारे पास ऐसे कुछ सोर्सेस हैं जो उनके पास नहीं है या उनके पास कुछ सोर्सेस हैं जो हमारे पास नहीं है। सो वी कैन एक्सचेंज इट। सो ऐसे मैंने बहुत सारी कॉमर्स टर्म्स जो थी उनको छोटे सिंप्लीफाइड करके, क्योंकि हम वहीं पर अटक जाते हैं। जैसे लाइक अगर आपके पास जीडीपी की डेफिनेशन आ रही है तो आप बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज एंड ये डिस्पोजेबल इनकम एंड ऑल दैट ऐसा एक्यूमुलेट होगा, फिर इंटर बॉर्डर ही सब प्रोडक्शन होने चाहिए, फिर उसमें ठीक है आउट ऑफ बॉर्डर के भी अगर आपने लेबर्स लिए तो उनका काउंट नहीं होगा बट चूँकि यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है तो आप उसको जीडीपी में काउंट करोगे। तो ये टेक्निकली इट साउंड लाइक व्हाट एंड ऐसा वाला कंफ्यूजन आ जाता है। एमबीए कोर्स हो गया। MBA में काफ़ी डिटेलिंग है हर चीज़ की। मतलब MBA इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिग्री आई एवर फाउंड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप भले ही डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बट आप एक बार MBA ज़रूर करो, क्योंकि आप MBA के थ्रू ही इंडियन ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी को और हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हमारे सराउंडिंग में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ का सप्लाई है, उस कंसेप्ट को आप जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करोगे ना आपको लाइफ उतनी ईजी लगेगी। और इन चीज़ों ने मुझे बहुत जगह पे हेल्प करा है। मतलब लाइक इकोनॉमी की टर्म्स ने, स्टॉक मार्केट की टर्म्स ने और कॉमर्स की टर्म्स ने मेरी लाइफ को बहुत हद में मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी बनाया। दैट इज़ वाई आई एम हैविंग माई ओन होम राइट नाउ। सो रीजंस इसके पीछे जो छोटे छोटे फ्रैक्शंस रहे हर चीज़ के, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को रीड करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो आप पूरी कोर डेफिनेशन पे मत जाओ। पहले तो हर एक वर्ड को फ्रैक्शन करके पहले उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो। जितना उस वर्ड को आप डीपली अंडरस्टैंड कर लोगे आगे की पिक्चर पूरी क्लियर है। फिर आपको पूरा चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आगे फिर आपको बस रीड करना है, आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएगा।
तो लर्निंग का ऐसे मैंने अपने करी क्योंकि टफ था, बट चूंकि मुझे खुद ही सॉल्व करने थे सारे क्वेश्चंस के आंसर। और आप फैकल्टीज़ के पास जाके सर ये जीडीपी क्या है, सर ये क्या है, मतलब वो बता देंगे, बट स्टिल आप बार बार कहीं पर आप अटक रहे हो तो बार बार उनको इरिटेट नहीं कर सकते। जब आप खुद सवाल का जवाब ढूंढते हो तब क्लैरिटी और ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ से मेरी ना एक्स्ट्रा रिसर्च करने की हैबिट बन गई, बट स्टिल कहीं ना कहीं लैंग्वेज वॉज बैरियर। एंड चूंकि हम बालाघाट से, तो हमारा ना हमेशा स एंड श का एक प्रॉब्लम है। बंगाली का भी वैसे ही होता है। हाँ, तो कॉलेज में भी प्रेजेंटेशन देने के बाद होता था कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब टीज करते थे, मतलब चिढ़ाना। और मंजूश्री मतलब लाइक वो जो वर्ड जहाँ पर मैं साइन शाह, तो आई टुक इट पॉजिटिवली। मैंने बोला हाँ यार क्या करे, गाँव से है। आई ऑलवेज टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। तो उसको अगर मैं वहाँ पर बैरियर बना लेती कि नहीं यार अब तो मैं यहीं रुक जाऊँगी, अब तो मैं बस सा एंड शाह भी प्रैक्टिस करते रहूँगी दिन रात। मैंने सोचा ठीक है ये सा एंड शाह का प्रॉब्लम मैं धीरे धीरे सॉल्व करते रहूँगी। स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना चाहिए। अभी मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए कि मैं अपने नॉलेज को ब्रॉड करूँ। लैंग्वेज तो क्या है, वो तो कम्युनिकेशन है, आप मैसेज पास कर सकते हो। व्हाट मैटर्स, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे साथ इंग्लिश मीडियम के काफ़ी स्टूडेंट हैं, जब प्रेजेंटेशन की टॉपिक आती थी और जब इंसाइट्स पूछते थे प्रोफेसर, तो दे पुश मी आउट कि तुम बताओ, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज तो थी बट कंसेप्ट नहीं था। एंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसको आपका कंसेप्ट चाहिए। ट्रू। तो ऑल टुगेदर इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत कुछ लर्न कर रही हूँ, बट स्टिल बैक ऑन माइंड मुझे बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज का उस टाइम पे मतलब था पैशन कि मुझे करना है, ये करना है, वो करना है। बट चूँकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो एक कांस्टेंट होता है आपको इतने ही फंड पे ये करना है। आई टुक एजुकेशनल लोन फॉर माई MBA प्रिपरेशन, एंड आई नेवर वॉन्टेड टू बर्डन टू माई पेरेंट्स। मतलब मेरे फादर ऑल्दो ही वॉज कैपेबल इनफ कि कर सके, बट मैंने डिसीजन लिया नहीं, आई वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन कि मैं खुद करूँगी, बिकॉज मुझे देखना था कि मैं क्या क्या मतलब चैलेंजेस और फेस कर सकती हूँ। मतलब इंटरेस्ट था मुझे। तो फिर साथ में जब जॉब चढ़ी, EMI भी जा रही है, तो अर्ली एज से मुझे एक EMI वाला कंसेप्ट समझ में आने लगा कि आपके ऊपर एक बर्डन होना जरूरी है। उधर खर्चे का बैलेंस शीट बनना शुरू हो गया तभी से। इक्विटी का एक प्रेशर अलग था। एंड अगेन आई टुक वन डिसीजन कि मेरी छोटी सिस्टर का एक सम पोर्शन ऑफ स्टडी आई विल एक्वायर, मतलब था मुझे कि मुझे थोड़ा सा कुछ करना है, शिक्षा दान एंड ऑल दैट। तो मेरे डैडी हमेशा मेरा बेटा ही बोलते थे, मतलब ये तो मेरा बेटा ही है। तो फिर आई जस्ट डिड दैट, एंड इससे मुझे 2 लर्निंग्स मिली कि आपके पास जो पैसा आता है, मेरा जो रिसर्च ट्रेनिंग का जब फर्स्ट जॉब था वो 8500 का था। उसमें भी मैंने मनी मैनेजमेंट करा। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप ना अपने माइंड को सिखाते हो कि आपको ऐसे ऐसे मैनेज करना है, तो माइंड सुनता है आपकी। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अब तो मेरी सैलरी आ गई, अब तो मैं ऐसा पैसा उड़ाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तो 2 दिन भी बहुत, तो वो भी कर देता है माइंड, क्योंकि माइंड बहुत इनोसेंट है, आप उसको जो बोलोगे वो वही करेगा। तो आई टुक अ राइट वे कि मैंने फादर को देखा था शुरू से कि वो एक तो बहुत ही सेविंग्स पे बहुत फोकस होते थे, मनी डाइवर्सिफिकेशन पे उनका फोकस था। हम 5 थे, फिर भी हम सबको पढ़ा लिखा के अपने मतलब स्टेबल कर दिया उन्होंने इतनी कम इनकम पे, क्योंकि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थे और गाँव में थे। तो आई सॉ स्ट्रगल एज वेल, उनका जो स्ट्रगल था, उनकी जो मेहनत थी, मनी डाइवर्सिफिकेशन और खुद के लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हुए डिसिप्लिनरी मनी मैनेजमेंट एज वेल, दूसरों को कैसे अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना है। तो वो लर्निंग, और जो मेरे दादा थे, जो मैंने बताया शास्त्री थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि मतलब एक संस्कृत एक बुक थी, मतलब अलमीरा थी, उसमें पूरी संस्कृत की बुक्स होती थी। आप उनसे किसी भी बुक को उठा के कोई भी श्लोक पूछ लेंगे, वो पूरा उसका मीनिंग बता देंगे, इतने ज़्यादा ज्ञानी थे वो। और मतलब हमारे यहाँ शुरू से बचपन से ऐसा कल्चर रहा है कि कोई भी आता तो दादा के पैर छूता था और फिर उसके बाद अपना काम शुरू करता था। तो हमने वो शुरू से एक ना वैसा वाला कल्चर देखा है कि दादा की इमेज, पापा की इमेज, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा था कि उनकी इमेज, वैसा वाला एक बैकग्राउंड रहा है घर का। तो जब हम बाहर भी आए तो हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मस्ती करनी है। हमको पता था कि हमारे गांव पे हमारे दादा की और पापा की क्या इमेज है, तो एक लिमिटेशंस हमको हमेशा रखनी है। तो बहुत कुछ लर्निंग्स जो थी पहले बचपन की, फिर जॉब की, फिर इतना एटमॉस्फेयर मिला, सिटी के लोगों के साथ कनेक्शन हुआ, तो वो सब इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। और फिर इक्विटी रिसर्च बहुत बड़ा चैलेंज था, बट उस चैलेंज को सॉल्व करते करते आगे की जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इक्विटी मार्केट कितना इंटरेस्टिंग है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग इन दैट।
सो इक्विटी मार्केट एक नशा की तरह है, एक बार अगर आप आ जाएंगे तो वहाँ से निकलना बहुत टफ है, बिकॉज वो हैपनिंग जो हर सेकंड सेंसेक्स चेंज हो रहा है, हर सेकंड जो ग्राफ बदल रहा है, उसको रीड करना है या उसको अंडरस्टैंड करना है, इट इज़ टू इंटरेस्टिंग। राइट। अब इंटरेस्टिंग के साथ भी ना देखिए क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, मतलब हमारे साथ रिसर्च इक्विटी में 10-12 लोगों ने ज्वाइन किया था, दे गिव अप बिकॉज हाँ, वही मेरा भी आपसे वही जानना है कि ये इंटरेस्टिंग तो है, इसको आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उसको ग्रास्प करना और उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना, ये नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। इनफैक्ट आपने देखा होगा, अगर डेटा वाइज हम बात करें तो 2019-21 पे बहुत डीमेट ओपन हुए थे, बहुत ज़्यादा आफ्टर कोविड नंबर ऑफ डीमेट्स इंक्रीज हुए थे, बट स्टिल देन उसके बाद वो स्लिप डाउन भी हुए, क्योंकि सिर्फ एंटर कर लेना इट्स नॉट ईजी टास्क। इसका जो मतलब इसका तो हम अगर डिटेल में अंडरस्टैंड करें तो बहुत लंबा हमारा पॉडकास्ट चले जाएगा, मतलब लाइक इतना बड़ा टॉपिक एक मार्केट, इट्स नेवर एंडिंग। बट स्टिल जब 2018 में मैंने ये जो छोटी मोटी ट्रेनिंग स्टार्ट करी और फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि अब मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। ये 2018 तक आप कटंगी में ही हैं? कटंगी में, अपने होम टाउन में, वहीं पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? हाँ, इनफैक्ट 2019 तक मैं वहीं थी। ओके। देन उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं एक वेबसाइट लॉन्च करती हूँ। वेबसाइट जब मैंने डिसाइड करा तो मैंने पहले मेंशन रिसर्च नाम डिसाइड करा था, तो मेरे फादर एंड मदर साथ में बैठे बैठे मैंने बोला मैंने मेंशन रिसर्च नाम से कंपनी खोली है, नाउ बोल के बताओ मेरी कंपनी का नाम। तो उन्होंने बोला क्या कुछ तो बोला तुमने, मेंशन ऐसा कुछ, उनको टफ सा लगा। तो चूँकि मैं उन लोगों को देख रही थी दोनों को, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मेरे पेरेंट्स को मेरी कंपनी का नाम बोलते आना चाहिए, मुझे ज़बानी याद होना चाहिए। और चूँकि वो दोनों मेरे सामने बैठे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके नाम भी नाम डिसाइड किया जाए। तो मेरे एक्चुअली फादर का नाम था मुरारी और मेरी मम्मा का नाम है शीला। तो फिर मैं ऐसे, और जो कि मुझे ट्रेडिंग सिखानी थी, और एक चीज़ मैंने फाइंड करी थी कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिसिप्लिन तो जो हमको स्कूल में मिलता है वो तो हमें उसके अलावा कहीं मिलता ही नहीं है। कॉलेज में तो हम फ्रीडम मिल जाती है, जॉब में हम अपने। देन आई डिसाइडेड कि आई एम फ्रॉम डैडी एज फ्रॉम मम्मा एंड ट्रेडिंग स्कूल, एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग GoDaddy में कि इस नाम से कोई डोमेन है क्या, एंड आई गॉट इट। देन मैंने इसको रिजर्व कर लिया। और ये डिसीजन लेने से पहले मेरे मॉम डैड मेरे साथ बैठे थे। डैडी मेरे हमेशा सपोर्ट में थे, मॉम वॉज अगेंस्ट। मम्मा ने बोला कि क्यों, इतनी अच्छी जॉब है तुम्हारी, इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है लड़कियों के लिए, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि उनको फिक्स सैलरी आ रहा हो, आराम से काम चल रहा है, क्या बिजनेस करके लोड लेना चाह रही हो, पूरी सैलरी तुम्हारी बंद हो जाएगी। तो डैडी ने बोला देखो बिजनेस का तुमको एक ही रूल बता देता हूँ, तुमको करना है करो, बट इसमें बहुत उतार चढ़ाव आएगी और उस उतार चढ़ाव के लिए प्रिपेयर रहना। और तुम्हारी अभी जो लाइफ स्टाइल चल रही है वो हो भी सकता है कि तुम आगे मैनेज ना कर पाओ। तो काफ़ी बड़ा डिसीजन था उस टाइमिंग पे। लेकिन ये बहुत बड़ा ज्ञान था, ये हर माँ बाप देते नहीं है। नहीं देते। मेरे डैडी एक्चुअली बहुत हर चीज़ मुझे गाइड करते थे, हर छोटे छोटे पॉइंट पे मुझे मतलब अगर मैं उनकी लाइफ फिलॉसफी पे जाऊँ तो शायद ये पॉडकास्ट 5-6 घंटे का बन जाए। मतलब जो उन्होंने कल्चर, एक एक चीज़, जो एक माइन्यूट एक कोच की जो रोल होता है, मतलब उन्होंने मुझे लाइफ में इतनी कुछ चीज़ें सिखा के गए हैं ना कि शायद वो मैं सोसाइटी में बांटूँ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो देन थोड़ा इमोशनल हो गई मैं उनको याद करके, सॉरी। देन उसके बाद हमने कंपनी का नाम डिसाइड करा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट। तो मैंने पहले फ्री एजुकेशन ही स्टार्ट करे थे। फ्री एजुकेशन के बाद मुझे कुछ पॉइंट पे ऐसा लगा कि कुछ लोग इसको ग्रांटेड ले रहे हैं, फ्री में मिल रही चीज़। तो ये चीज़ें आप कटंगी में कर रहे हैं, तो जो आपका स्टूडेंट्स हैं या जो जानना चाहते हैं ये ऑनलाइन कर रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया आप कर रहे हैं? फॉर्चुनेटली उस टाइम पे जूम का कंसेप्ट आ चुका था। ओके। तो देन फिर उसके बाद मैंने, तो मेजरली आपके स्टूडेंट कहाँ से होते थे, कौन से रीजन से होते थे? एमपी के मैक्सिमम थे। Okay. उस टाइमिंग पे एमपी के थे, क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैंने 10-12 लोगों को ट्रेनिंग दिया ना तो उन वर्ड माउथ स्टार्ट हो चुका था। सो जो लोग आपको जानते थे वहाँ से पब्लिसिटी वर्ड हो माउथ गया स्टार्ट हो गया। Okay. और उन्होंने ही मतलब आगे फॉरवर्ड एक कंप्लीट करता था। फिर ऐसा हुआ कि कभी कोई एमपी में एकदम से ऐसे एरिया से आ रहे हैं जिसको मैं जानती नहीं, बट चूंकि उसको रेफरेंस मिला है वो आ रहा है मेरे पास। देन फिर ऐसे करते करते एक मतलब ऐसे नए मेरे स्टूडेंट्स बनते गए अलग अलग एमपी रीजन से। और फिर एमपी के बाद धीरे धीरे वो एमपी के किसी के आउट ऑफ पुणे के फ्रेंड्स है या किसी का मुंबई में कोई रिलेटिव है, तो धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ वहाँ तक गया और फिर वहाँ से रेफरेंस आने चालू हो गया। तो वहाँ से फिर मुझे कस्टमर्स मिलने स्टार्ट हुए। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करी बहुत नॉमिनल प्राइस में। तो जो मेरा फर्स्ट, जब मैंने डिसाइड करा कि अब मैं इसको थोड़ा सा बिजनेस
लेवल पे ले जाती हूँ। तो मैंने 3500 पे अपना कोर्स स्टार्ट करा था और मेरे फर्स्ट कस्टमर्स थे, उनका नाम था लक्ष्मी नारायण एंड ही वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो नाम, और वो भी थे आर्मी के, और वो काफ़ी बड़े थे एज में, 65 ऑलमोस्ट 55 एज के। तो जब मैंने उनसे इंटरेक्ट करा, क्योंकि अभी तक मैं हेल्दी माइंड्स को ट्रेनिंग दे रही थी कि जिनको मैं डांट डूट के ट्रेन करवा सकती हूँ। अब ये वाली माइंड सेट था, ये ऐसा था कि रिजिड भी है, मैच्योर्ड भी है, और इस एज में जाके उनको लर्न भी करना था। वो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मैंने वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग बैठाई कि आप अपने लर्नर को एज या उसके अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड कर सकते। इट्स ऑल अबाउट कि वो कितना इंटरेस्टेड है, ग्रैप्स करने में वो कितना एफर्ट लगाने वाला है, इक्वल एफर्ट्स वो देने के लिए रेडी है या नहीं है। एंड ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट। मतलब एक तो आर्मी का कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा चूँकि वो मिच्योर थे, बट उन्होंने उस चीज़ों को, हर एक चीज़ को, उनकी आदत थी, जब मैं क्लास लेती थी उस टाइम पे मैं 1-to-1 कोचिंग देती थी ऑनलाइन, क्योंकि ऐसे कोई बल्क तो था नहीं मेरे पास। तो वो लिखते थे जूम में, जब मैं बोलती थी हाँ तो मैम अच्छा, तो इसके बाद तो फिर मुझे समझ में आ गया मुझे नोट्स भी बना के देने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सेशंस तो बहुत लंबे हो जाएंगे। देन वहाँ से फिर मैंने नोट्स वाला कंसेप्ट स्टार्ट करा। और आप बेसिकली क्या सिखाते थे, मतलब क्या मॉड्यूल था आपका? स्टार्टिंग मॉड्यूल जो करा था मैंने टेक्निकल का बेसिक स्टार्ट किया था। पहले तो ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो पहले तो वो मिथ पूरा क्लियर करना कि हमारे घर में हर एक छोटी से छोटी चीज़ जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, वो सब स्टॉक मार्केट है। अब नाउ स्टार्ट लुकिंग ईच एंड एवरीथिंग कि आप उसको स्टॉक मार्केट के नज़रिए से देखिए। कि आप कोलगेट ला रहे हो, कोलगेट की कंपनी को आपने 10 रुपये दिया, हर महीने 10 करके या 20 30 पे करके आपने उसको मंथली सर्टेन अमाउंट पे कर दिया। आप नेस्ले की बिस्किट्स खरीद के ला रहे हो, आप हैवेल्स के पंखे खरीद के ला रहे हो, LG की फ्रिज खरीद के ला रहे हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, बट यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट कंपनीज। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स कि आप उस बिजनेस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ, वाई नॉट टू अक्वायर 10 रुपीज़, एटलीस्ट इन्वेस्ट इन 10 रुपीज़ इन दैट पर्टिकुलर शेयर। कि अगर मैं कोलगेट खरीद ही रहा हूँ साल भर में, अगर मैंने 300 रुपये भी वहाँ पर कोलगेट में मतलब खर्च करें, तो एटलीस्ट मुझे 600-700 का रिटर्न तो मिले। 10 शेयर खरीद लो, 1 शेयर खरीद लो, शेयर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, कुछ तो रिटर्न आएगा। तो उस माइंडसेट से मैंने लोगों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करा कि उस तरीके से भी सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है इंट्राडे में कुछ नहीं, मतलब विद इन अ डे कोई कंपनी ओवर एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करने वाली, बट विद द टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे शेयर्स परफॉर्म करते हैं। बिजनेस कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है, बिजनेस का साइकिल होता है, पहले वो मतलब मीडियम टर्म फिर लॉन्ग टर्म में जाएगा, पहले स्मॉल टर्म से मीडियम फिर दैन लॉन्ग। तो वो जर्नी समझाना एंड ऑल, फिर साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना, बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है। तो इसके लिए कैंडलस्टिक मैथड्स होती है। कैंडलस्टिक बहुत अंडररेटेड है मार्केट में, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो लोगों को लगता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में तो कोई जादू की छड़ी ही होगी, कुछ अलग ही होगा, इस माइंडसेट के साथ लोग होते हैं। बल्कि अगर आपने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर आपने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक में मार्केट साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर ली, तो आगे जो एडवांस स्ट्रेटेजी वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी वहीं से निकल के आएगी। पहले आपने मार्केट का आउटलुक, पहले बायर क्या सोच रहे हैं, सेलर क्या सोच रहा है, मैंने ये तो समझ लो। आपको सीधे चाहिए कि स्ट्रैटेजी दे दो, और अभी हो भी रहा है मार्केट में, स्ट्रैटेजी बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के बेच रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी आप लाखों कमा लोगे, करोड़ों कमा लोगे। बेस का कुछ आता पता नहीं है, मार्केट की रीडिंग कुछ पता नहीं है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। तो देयर आर लॉट ऑफ अंडररेटेड थिंग्स। आई डिसाइडेड कि पहले मुझे यही चीज़ पढ़ानी है लोगों को, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में लर्न करा है, जब भी आप कहीं से सुपरफिशियल नॉलेज गेन करते हो तो आपका ईगो बूस्ट होता है। यस। और अगर आपने किसी चीज़ को रूट में जाके समझी है तो आप हमेशा हम्बल रहेंगे, मॉडेस्ट रहते हैं। यस। तो ये चीज़ जो मैं देख रही हूँ मार्केट में, लोग यूट्यूब से या किसी भी चैनल से थोड़ा बहुत कुछ भी लैंग्वेज सुन लिया, कोई भी एक स्ट्रैटेजी सुन ली, कुछ नहीं तो बुल कॉल स्प्रेड सुन लिया, और फिर जगह जगह अपने फ्रेंड्स के पीछे मैं बुल कॉल स्प्रेड पे आज मैंने काम करा है। ये नहीं पता है कि डिप्लॉय कैसे हुई है, क्यों बुल कॉल स्प्रेड बना है, कैसे ग्रिप काउंट हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस जो कि कहीं से सुना, थोड़ा समझा और उसके ऊपर काम करें। पैसा भी नहीं बन रहा है फिर भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक अच्छी अट्रैक्टिव फैंसी टर्म मैंने सुन ली, तो आई नीड टू बी शो ऑफ विद इन माई कम्युनिटी। तो ये इनफैक्ट जो मतलब यंग एज स्टूडेंट्स में भी, जो आजकल ऑप्शन मार्केट को समझते नहीं हो, डायरेक्ट ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसा है कि वो बहुत प्रोफेशनल्स के लिए। आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स में जा ही नहीं सकते हो। ऑल्दो मैं कोर्स के बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगी, बट येस
इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आपको डिसाइड करना होता है, अपना जोन डिसाइड करना होता है। देन आई डिसाइडेड कि पहले मैं अपने कस्टमर्स का रिस्क प्रोफाइलिंग करूँ। रिस्क प्रोफाइलिंग में बेसिकली आपकी साइकोलॉजी अलग होगी, ट्रू, अगले पर्सन की अलग होगी। हो सकता है आप बचपन से आपका जो कल्चर रहा है वो अग्रेसिव रहा है, अग्रेसिव डिसीजन मेकिंग का रहा है, फटाफट डिसीजन लो, क्या होता है ज़्यादा सोचो नहीं, ऐसा वाला कल्चर में रहा मतलब ये टोटल जो ट्रेनिंग सेशन आपका होता है ये 1-to-1 होता है as per पहले हो, अब तो जूम मीटिंग हो गई है, डिमांड्स ज़्यादा हो गई है। Okay. पहले मतलब ऐसा था जब नया नया स्टार्ट करते तो एक कस्टमर मिला, एक मतलब 10-15 दिन तो उनकी स्क्रीनिंग करके उनको Screening फिर उनके अकॉर्डिंग आप उनको Then, ट्रेन करते yes. थे। बट उसके बाद ऐसा हो गया कि धीरे धीरे अब तो स्क्रीनिंग इमीडिएट हो जाती है। जब आप स्टार्ट करते हो कोई प्रोडक्ट को समझते हो तो आपको इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, देन वेबसाइट हमने लॉन्च करा और हमने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद एक ऐसी इवेंट कंपनी से कॉल आया हमारे पास गोवा से। गोवा मिनिस्टर उस टाइम पे कोई इवेंट लॉन्च कर रही थी, उनका कॉल आया कि हम तो जो हार्ड वर्किंग वुमेन्स हैं हम उनको अवार्ड देना चाहते हैं। मुंबई से कॉल आया तो मैंने बोला कैसा क्या अवार्ड है? तो बोले मतलब आपकी जो भी कैटेगरी उसमें आपको बेस्ट कैटेगरी का अवार्ड मिलेगा। मैंने बोला कैसे मिल जाएगा? तो बोले आपकी पहले स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा एंड देन यू हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। तो मैंने बोला सॉरी आई कांट पे। तो फिर बोलते कि अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, आप इंटरव्यू तो दो। तो हमने बोला ठीक है इंटरव्यू दे देते। तो फिर उनकी स्क्रीनिंग हुई, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनकी जो ज्यूरी थी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आई आंसर्ड इट एंड दे फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, हम आपको ऐसे अवार्ड दे देंगे। खरीदने की ज़रूरत नहीं है अवार्ड। तो मैंने बोला अच्छा ओके। तो बोले बट आपको उसके लिए गोवा आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, प्राची देसाई आने वाली है एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने घर पे बात करा तो बोले जाओ मिल रहा है तो फिर हम गए। बोले वहाँ पर जाके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंडस्ट्री के काफ़ी डिफरेंट डोमेन के लोग थे, बट दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि ऐसा भी चलता है मार्केट में कि आपको कुछ लोग मतलब ऑफर करेंगे कि हम पैसा देके आपको ये अवार्ड दिलवा देते, वो दिलवा देते। बट माई सजेशन टू ऑलवेज एवरीवन, कभी भी आप ऐसे अवार्ड्स के चक्कर पे मत जाइए। आप उनको बोलिए आपका काम अच्छा है, तो अगर उनको लग रहा है वो आपको अवार्ड दे, नहीं लग रहा है तो अवार्ड का एक्चुअल मतलब ही तो यही होता है। Exactly. नहीं लग रहा है तो जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगेन मेरे फादर ने एक चीज़ सिखाया है कि जब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ इजीली या विदाउट एफर्ट मिल जाती है ना, तो आप अपने आप को मिसगाइड कर लेते हो, आप अपने आप को मैनिपुलेट करते हो। आपको लगने लगता है कि ये अचीवमेंट तो बहुत इजी है, ऐसे अचीवमेंट से आपका एक जो ईगो बूस्ट कदर नहीं होता है उस चीज़ का, ईगो भी बूस्ट होता है और आप धीरे धीरे रॉन्ग वे पे जाने स्टार्ट कर देते हो। तो एवरीथिंग विच इज़ हार्ड थ्रू कमिंग थ्रू हार्ड वर्क, विच इज़ कमिंग थ्रू योर एफर्ट्स, विच इज़ कमिंग थ्रू सर्टेन चेंजेस यू मेड इन सोसाइटी, दैट इज़ योर रियल अचीवमेंट्स। सो जस्ट आई रिसीव्ड इट एंड जस्ट वो मिला मुझे, बट आई थिंक वो अच्छा भी रहा मेरे लिए। आई नेवर थिंक कि जस्ट मुझे अवार्ड मिला दिस मंथ, उसके जस्ट सेकेंड मंथ आई लॉस्ट माई डैडी। सो दैट हिट मी बैडली और वहाँ से मेरा ब्रेक हो गया था बहुत लंबा। मतलब 2021 की बात है ये, आई लॉस्ट हिम और उसके बाद जो लंबा ब्रेक हुआ, मतलब इवन आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड टू गिव ट्रेनिंग एंड ऑल, क्योंकि वो मेरे बैकबोन थे। मतलब ही वॉज अ कोच, ही वॉज एवरीथिंग फॉर मी एवरी डे, मतलब कुछ भी डिस्कस करना, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो बहुत लंबा ब्रेक हो गया था मेरा। तो मैंने फिर 2 years पूरा ऑलमोस्ट जो आ रहा है, जिसको ट्रेनिंग चाहिए लो, नहीं लेना है मतलब ऐसा वाला लीनियंट, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई बहुत पीछे पड़ रहा है कि मैम प्लीज़ दे दीजिए ना ट्रेनिंग, तब जाके ट्रेनिंग दे दें। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया कि एक स्टूडेंट ना मतलब बहुत ही पीछे पड़ गया, मैम नहीं मुझे आपसे ही लर्न करना है, आप जब बोलोगे, जिस टाइम पे बोलोगे तभी लर्न करूँगा मैं। तो फिर मैंने बोला कि यार देखो ऐसा है कि मेरा माइंड सेट ना ट्रेनिंग वाला अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला मैम नहीं आप कर लोगी मैम, आप मतलब आपको मैंने देखा है, आप मतलब मैंने बेसिक करा था, आपने मुझे ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया। तो फिर उसने मुझे इतना मतलब मोटिवेट करा कि मैंने बोला चलो ठीक है मैं लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट, वापस रिदम में आने स्टार्ट करा। फिर ऑल ऑफ सडन और भी नंबर्स आने चालू हो गए कि हमें भी ट्रेनिंग ऐसा। तो वो इतना मतलब उसने मुझे माइंड पूरा डाइवर्ट कर दिया एंड देन आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग अगेन। मैंने फिर डिसाइड करा कि डैडी तो हमेशा यही चाहते थे कि मैं ब्रेव होके वर्क करूँ। देन आई स्टार्टेड अगेन सॉरी।
सो फिर उसके बाद MS ट्रेडिंग स्कूल मैंने फुल फ्लेज में स्टार्ट करा। अभी भी हम कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं, हम रील्स बनाते हैं, रील्स के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशंस मार्केट में फ्लोट करते हैं। ट्रेनिंग के छोटे छोटे पार्ट मैं अपनी वीडियो बाइट्स में शेयर करती हूँ, जिस पब्लिक को भी लग रहा है, जिनको भी लग रहा है, दे कैन दे ज्वाइन। अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग या ऐसा कुछ करेंगे, एक्सपेंसेस एंड ऑल, ब्रांडिंग एंड ऑल पे। बट मीनवाइल मेरा टारगेट था कि जब तक मैं 100 ट्रेडर्स कम्युनिटी क्रिएट ना कर दूँ, क्योंकि मैंने आई थिंक अंबानी जी का ही कोट था कि अपने पहले 100 कस्टमर अपनी मेहनत पे बनाओ, तो उससे आप बहुत कुछ लर्न करोगे और उससे आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा। तो देन आई डिसाइडेड आई गो विद दिस वे, और वो मैंने माइलस्टोन अचीव करा। फिर उसके बाद इंदौर में काफ़ी अचीवमेंट्स मुझे मिले, कम्युनिटी में मैं आई, कम्युनिटी में लोगों को वर्क समझ में आया। फिर कम्युनिटी के अवार्ड्स फंक्शंस हुए, जिसमें संकल ललवानी जी ने एक अवार्ड दिया था, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड हमें रिसेंटली। फिर उसके बाद युवा कैबिनेट मिनिस्टर ने अभी एक और ई-रूफ कम्युनिटी के थ्रू हमको एक अवार्ड दिया। एंड उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने इक्विटी गुरु का टाइटल दिया मुझे। देन बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स और वेबिनार्स के मुझे कॉल आने लगे, नॉलेज जब पता चला लोगों को, तो बहुत सारे सेमिनार और वेबिनार की इन्विटेशंस आए, जहाँ पर मुंबई के एडलवेज ग्रुप के लिए मैंने काफ़ी सारे वेबिनार्स करे। एंड आई एम ए स्पीकर विथ दिस ग्रुप ऑल्सो। एंड देन विकी एफएक्स सिंगापुर की एक फॉरेक्स कंपनी, उन्होंने काफ़ी सारे वेबिनार्स कंडक्ट करवाए मुझसे। देन उसके बाद अभी रिसेंटली हमने ग्राउंड लेवल पे काफ़ी बड़े बड़े सेमिनार्स करे, जिसमें छत्तीसगढ़ से एक टीम ने हमें इनवाइट करा था। वो भी एक ब्रोकिंग कंपनी थी, दे वांट टू एडुकेट देयर फुल टाइम ट्रेडर्स। तो वो काफ़ी अच्छा लर्निंग था, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर्स के जब आप फेस टू फेस मिलते हो, सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वहाँ पर, और जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कम्युनिटी को कितना डिटेल में समझा पा रहे हो। और जब वहाँ से मुझे इतने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के फीडबैक्स मिले कि बहुत सारे मिथ थे उनके एक्सपीरियंस होने के बाद भी, चूँकि वो मार्केट में थे 15 साल से, बट किसी किसी पॉइंट पे उनके मिसकंसेप्शन थे मार्केट को लेके। तो व्हेन आई क्लियर्ड इट, दे गॉट इट कि सब्जेक्टिव थिंग्स इज मैटर्स। ट्रेडिंग में आपको अगर लग रहा है कि आपने कहीं से स्ट्रैटेजी सुन लिया है, समझ लिया है, दैट नॉट इनफ, मोर देन इनफ। आपको स्ट्रैटेजी के पीछे का सब्जेक्टिव रीज़न समझ में आना चाहिए कि जिसने बनाया है, बिल्ड करा है, उसका लॉजिक क्या था उस स्ट्रैटेजी को बनाने का। तो कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स है, बट जॉन मर्फी का एक बुक है जो वन ऑफ माय फेवरेट बुक है, जिसमें उसके बुक को रीड करके मुझे समझ में आया कि इन्होंने कितना डीप में जाके मार्केट को अंडरस्टैंड करा। एंड ईच एंड एवरी पॉइंट लाउड्स मोर। हर एक पॉइंट पे आपको समझ में आता है कि मार्केट में हर एक चीज़ रैशनल है, कुछ भी तुक्काबाजी नहीं है यहाँ पर। बट चूँकि आप रैशनली वर्क नहीं कर रहे हो और आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, इसलिए आपको मिसकंसेप्शंस है। और चूँकि कम्युनिटी में रीडिंग हैबिट्स लोगों की कम है, ट्रेडर्स कम्युनिटी में जो बहुत कम है, तो इंडिया में जो फेलियर्स ऑफ ट्रेडिंग का रीजंस जो मुझे समझ में आया, नंबर्स जो ज़्यादा है, उसके 3-4 रीजंस मुझे समझ में आया टिल नाउ, जो मैंने अपना मैं एक्चुअली एक बुक राइटिंग भी कर रही हूँ उसके ऊपर। सो मुझे जो फ्लॉज समझ में आया है, पहला तो कम्युनिटी अपने नॉलेज पे वर्क नहीं करना चाहती है, और जो कर रही है उनको अभी तक सही मेंटोर्स नहीं मिल रहे, जस्ट बिकॉज उन्होंने अगेन कोई ऐड देख लिया। अब चूँकि जो बिकता है वही जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा कुछ चलता है ना। मैंने काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटर्स की उसमें देखा जो मुझे प्रमोट करने के लिए बोलते हैं, आप दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं। सो आई डोंट बिलीव इन दैट। आपका काम बोलता है, आप दिख रहे हो, आप कब तक दिखोगे? आजकल रीच एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, इसीलिए एग्जैक्टली। और आपको ठीक है, आप थोड़े टाइम के लिए दिख भी गए, बट कहीं ना कहीं कम्युनिटी में मैसेज, अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो आप टिकेंगे नहीं। आप टिकेंगे नहीं। और आप कितने टाइम के लिए दिखना चाह रहे हो? दिखता है बिकता है मतलब क्या 10 दिन के लिए दिखना चाह रहे हो, 1 महीने के लिए दिखना चाह रहे हो, पैसा खींच के फिर वापस जाना चाह रहे हो? सो दिस इज़ नॉट समथिंग ना। एक मेरी लाइफ का एक और फिलॉसफी है जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ। मैंने एक कथा मतलब रीड करा था कहीं पर, आर्टिकल मैंने रीड करा था, उसमें मैंने मुझे ये समझ में आया था कि जो पुराने जो साधु होते थे वो जब नॉलेज गेन करते थे, पुराने मतलब जो साधु होते थे उनसे ब्लेसिंग्स क्यों ली जाती थी, या मतलब जो कल्चर था कि सिर पे हाथ होना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्या है। तो व्हाट आई अंडरस्टूड कि जो मैंने पढ़ा उससे मुझे ये समझ में आया कि चूँकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था
एंड स्पिरिचुअली दे हैव सम गुड वाइब्रेशंस एंड एनर्जी. सो अगर वो उनका हैंड आपके सहस्त्रार पे रख रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव फ्लो देता है. ओके. और ब्रेन की एक न्यूरॉन है यहाँ पर, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली पता नहीं साइंटिफिकली. सो वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है. एंड आफ्टर दैट जब वो नॉलेज लेते हैं तो अपने नॉलेज को, चूंकि अगर उनको कोई कैपेबल स्टूडेंट नहीं मिल रहा है तो वो किसी हिमालय या किसी पहाड़ी में जाके अपने नॉलेज को छोड़ के आते हैं. ओके. ये मैंने कहीं पर रीड करा था. अब ये कितना रियल है दैट आई डोंट नो, बट समथिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पॉइंट कि नॉलेज का पास होना बहुत जरूरी है. आपको ढूंढना पड़ेगा अपना गुरु. आप गुरु बने हो, आपको अपना शिष्य ढूंढना पड़ेगा. क्योंकि आप कब तक हो, आपका नॉलेज कब तक है, आपका नॉलेज फॉरवर्ड होते जाना चाहिए सोसाइटी में. तो उस कहानी से मुझे समझ में आया कि पहले की ब्लेसिंग्स तो आप उसमें ये भी लिखा था कि हर किसी से ब्लेसिंग्स आप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो चूँकि बहुत पढ़े लिखे, एनर्जी, गुड वाइब्रेशंस जो आपके लिए अच्छा सोचते हो, उनका हाथ आपके सर पे पड़ा तो आपके ऊपर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. बट अगर कोई आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखना है या नेगेटिव बिहेवियर है उसका और उसका आपके सर पे हाथ पड़ रहा है तो सो बी अलर्ट कि आपको किससे आशीर्वाद लेना है. सेकेंड थिंग, चूँकि आप नॉलेज हिमालय में वो छोड़ के जाते थे क्योंकि शिष्य नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स आपका नॉलेज, आपका काम है कि आप समाज को दे के जाओ, उसी से सोसाइटी चलेगी. तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि आई हैव टू पास दिस वॉट एवर आई एम लर्निंग. आज भी मैं जो भी लर्न करती हूँ, जो भी मुझे समझ में आता है, तो मैं अपनी अदर कम्युनिटीज़ में फॉरवर्ड करती हूँ कि आज का मेरा लर्निंग ये था. इनफैक्ट मार्केट की जो लर्निंग्स होती है वो मैं इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू फॉरवर्ड करती हूँ. लोगों को समझ में आए ना आए दैट आई डोंट नो, बट मुझे इतना मालूम है कि मुझे तो बोल के जाना है, वो वीडियो तो रहेगी वहाँ पर हमेशा. सो आई बिलीव इन दैट कंसेप्ट. नाउ ट्रेनिंग पार्ट एंड ऑल कंप्लीट करने के बाद, ये सब अचीवमेंट्स होने के बाद, अभी जो प्रेजेंटली मतलब मीनवाइल मैंने एक समृद्धि भी स्टार्ट किया था, समृद्धि सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी. तो जो कि मैंने देखा था कि कुछ लोग एक्चुअल में नीडी हैं, और जब मैं फ्री कंसेप्ट में पढ़ा रही थी उसी टाइम पे मैंने समझ में आया था कि कुछ लोग जो है वो एडवांस मतलब ग्रांटेड लेते हैं और कुछ लोग एक्चुअल में नीडी है. मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैंने फ्री एजुकेशन दिया था जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड थे लर्निंग के लिए, बट चूँकि पैसा नहीं था और मैंने भी अपनी लाइफ में एजुकेशन के टाइम पे स्ट्रगल्स देखे हैं, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इसको हम बैरियर नहीं बना सकते. तो मैंने एक समृद्धि सोशल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी बिल्ड करा. समृद्धि का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की भी संपदा के लिए आप तैयार हो, अपने आप को ज्ञान लेने के लिए या किसी भी प्रकार में आप समृद्ध होना चाह रहे हो, उस चीज़ से आई अंडरस्टूड कि मार्केट में जो भी लोग इंटरेस्टेड है अपना फाइनेंशियल नॉलेज बिल्ड करने के लिए या फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करने के लिए, उनको समृद्धि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है. ओके. सो हमने अभी इसी के चलते काफ़ी सेमिनार्स भी करे, वेबिनार्स. और ये आपने कब शुरू किया है? कि मैंने 2019 पे बिल्ड कर दिया था. ओके. बट डेडिकेटेडली अभी 2022 चूँकि ये सब हुआ जो मैंने बताया पास इंसिडेंट, तो उस टाइम पे मैं फोकस नहीं थी. बट अभी फ्रिक्वेंटली वी आर डूइंग दैट. कॉलेजेस, स्कूल्स में हम सेमिनार्स. ये आप एमपी में कर रहे हैं पूरा? हाँ, एमपी. अभी तो सेमिनार्स करें, ऑनलाइन वी आर प्लानिंग कि अब हम इसको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करेंगे. ओके. और यूट्यूब चैनल पे हम फोकसली इस पर वर्क करना चाह रहे हैं कि अब हम इसको पास ऑन करेंगे. सो दिस आर दी 2 थिंग्स विच आई डिड टिल नाउ. और ये सब मेरा अभी तक का जर्नी रहा है. और जो ट्रेडर्स कम्युनिटी की मैं बात करी थी, जो फ्लॉज मैंने ऑब्जर्व करे, पहला तो नॉलेज की कमी, दूसरा मेंटर्स एंड कोचेस आप हर किसी को नहीं बना सकते हो. ट्रू, वेरी ट्रू. इवन दो बहुत से लोग नॉलेज में बहुत अच्छे, बट एज अ कोच दे आर वर्स्ट. यस, लिटरली आई फाउंड इट. yes. क्योंकि मैं अपनी ही फील्ड के कुछ फेमस स्पीकर्स को जब सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग, डिलीवर नहीं कर सकता. कम टू डिलीवरी पार्ट, आप एक भी माइंड में अगर चेंजेस नहीं ला पा रहे हो. ट्रेनर और कोचेस का काम होता है कि आपके पास जो बैठा है उसका माइंडसेट आपको पूरा चेंज करना है. ट्रू. आपको उसको पूरी तरीके से ट्रेन करना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं सोचनी है, ऐसे सोचनी है. अभी तक जो उसका सोचने का तरीका चलते आया उसको पूरा रीडायरेक्ट करना है आपको. तो वो चीज़ मैटर करती है, तभी आप रियल कोच हो. तो ये सेकेंड कि बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं मार्केट में जो सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं और उससे कम्युनिटी मिसगाइड हो रही है. और थर्ड थिंग साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में 3 जो प्रॉब्लम्स है मेजर. एक तो ग्रीड. इस साइकोलॉजी के साथ आ रहे लोग मार्केट में कि स्टॉक मार्केट से तो हम अंबानी बन जाएंगे, या हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज आई उससे लोगों ने उसके फ्लॉ को ऑब्जर्व नहीं करा कि उसका कितना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम था. उसके ओवर कॉन्फिडेंस का कैसे सेकेंड पार्टी ने एडवांटेज उठाया. देन उसके बाद कैसे उन्होंने मैनिपुलेशंस करे.
जो आप मैनिपुलेशन स्टार्टिंग में ही कर रहे हो कंपनी के, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, जो कंपनी एग्जिस्ट करती नहीं, आप उनके शेयर्स के भाव बढ़ा रहे हो, तो उस पिक्चर में वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वाह कितना ब्रेन यूज़ करा उसने, वो कंपनी थी नहीं, ताला लगा था, फिर भी उसने वाह क्या मतलब लाइक एक हीरो बन जाता है वो, उसको प्रेजेंट ही वैसा किया जाता है। बट रूट लेवल पे आके सोचिए ना, कोई आपको बैठ के सामने मैनिपुलेट कर रहा है, इज इट अ गुड हैबिट और रॉन्ग हैबिट? आपका पैसा वो गलत डायरेक्शन पे लगाना है। जब आप मोहल्ले में ऐसा कोई आपके साथ कर दे तो आप तो उसको गाली देना चालू कर दोगे, बट चूंकि पिक्चर में उसको ऐसा प्रमोट किया गया, दिखाया गया, तो आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो इस पर्सनालिटी से। तो ये यूथ को बहुत मिसगाइड करा है इस चीज़ों ने। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि छोटा सा भी मैनिपुलेशन आपके पोर्टफोलियो को ख़राब कर सकता है। एंड देन उसके बाद ग्रीड आपका आ रहा है कि आप डे 1 से ही स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, या आप अंबानी, अदानी और ऐसे ग्रीड तो स्टॉक मार्केट का मीन्स कि इंस्टेंट पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट है। तो बहुत सारे लोग आते ही इसलिए यहाँ विदाउट नोइंग दैट कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उस बिजनेस का एक जर्नी होता है कि वो पहले थोड़ा स्लो डाउन, जैसे मैं स्पॉटलाइट की बात करूँ, स्पॉटलाइट एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है और एक टाइम के बाद ब्रांड बन जाएगी, राइट? तो ये जो जर्नी रहेगी ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए ना, yes. क्या कर रही है कंपनी, क्या कर रही है कंपनी के ओनर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कैसे अपने चैनल पे वो अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, और क्या विजन है उनका, और किस टाइप के लोगों को हमको आगे को सुनने मिलेगा। सो ऑल दैट थिंग्स मैटर्स। और वो ऐसा नहीं होगा कि स्पॉटलाइट का शेयर आज मार्केट में आया और दूसरे दिन से वो बूम कर जाएगा। जैसे जैसे स्पॉटलाइट की जर्नी बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर का भाव बढ़ेगा। सो वन शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी शेयर्स इन दैट कंटेक्स्ट कि वो बिजनेस क्या करने वाला है, उसकी डिमांड कितनी आने वाली है मार्केट में, आने वाले टाइम पे एक्चुअल साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। समझना, इनफैक्ट उस प्रोडक्ट का कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं आएगा, कोई कॉम्पिटिटर उसके मतलब सेम चीज़ तो नहीं डिलीवर्ड कर देगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें टाइम लेगी, जर्नी टाइम लेगी और ग्रोथ आने में टाइम लगेगा। देन वाई यू आर एक्सपेक्टिंग कि आज आके बैठे आप और दूसरे दिन से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ ट्रेडिंग को लेके मिसकंसेप्शन है लोगों के। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ग्रीडी लोग ही आते हैं, बल्कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पेशेंट लोगों की ज़रूरत है, जिनके अंदर धैर्य है एक्शन में। तो वो आपका धैर्य इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ट्रेडिंग आपको पैसिव इनकम देती है। आप डेली मार्केट से एक मोमेंट कैप्चर कर सकते हो, बट वो कैप्चर करना है या नहीं करना, दैट डिसीजन अप टू यू, क्योंकि वो पेशेंस जरूरी है। और वो डिसीजन कैसे आएगा? फॉर सपोज ट्रेडिंग को मैं एक सिंप्लीफाइड करती हूँ। आपके एरिया में मान लो कोई शॉप है, आप 2-3 दिन से वॉच कर रहे हो कि मंडे के दिन इसके पास भीड़ रहती है, ट्यूसडे के दिन साइलेंट रहता है, देन अगर थर्सडे के दिन इसके पास भीड़ आ जाती है, देन अगेन संडे के दिन साइलेंट रहता है। तो यहाँ से आपने 2 पर्टिकुलर डेज फाइंड करे जहाँ पर पिक आता है और 2 पर्टिकुलर डेज फाइंड करे जहाँ पर स्लो डाउन आता है। सो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग भी वही है। जब आप चार्ट रीड कर रहे हो तो उस कंपनी के शेयर भाव को आप ये समझते हो कि इसका पिक पॉइंट आ चुका है और आज इसका स्लो पॉइंट है। सो बाय ऑन डिप मतलब स्लो जब रहता है वो, तो वो सस्ता है, चूँकि वो सस्ता है तो वहाँ से आप उसको खरीद सकते हो, और जब वो महंगा हो चुका, पिक पे आ चुका, तो आप उसको बेच सकते हो कि वापस उसका स्लो डाउन आएगा। तो ये साइकिल्स आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग साइकिल्स, बट आपके पास पेशेंस ही नहीं है, आपने ये कुछ रिसर्च ही नहीं करी, आपके पास कोई मतलब कोई मैथड नहीं है, और आप अपने मन से मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ऊपर चले जाएगा। तो ऐसी साइकोलॉजी के लोग बैठे हैं मार्केट में, मतलब उनसे पूछेंगे क्यों लग रहा था, बस मुझे ऐसा लगा। तो वो वाला गट फीलिंग्स में बिजनेस करते हैं। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो आप और कुछ भी कर रहे हो, और फिर उसके बाद जब आपके लॉसेस हो रहे हैं, आप अपनी स्पाउस से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपने किसी कोच से डिस्कस नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपकी इंसल्ट हो जाएगी, ईगो हो जाएगा, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। तो ये जो 3 नेचर है, एक तो ग्रीड हो गया आपका, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मतलब हम सबको ही सिखाया है, कोई मिस्टेक हो जाए इमीडिएट सॉरी बोलो, एक्सेप्ट करो कि मेरे से गलती हुई है, एंड देन उसके बाद नहीं है तो एटलीस्ट गिल्ट को तो रियलाइज करो। वेरी ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ें जो मुझे समझ में आया है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी में सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता है, आपकी अपब्रिंगिंग मैटर्स करती है। बचपन से आपको कैसा माहौल मिला है, डिसिप्लिनरी माहौल ज़्यादा एग्जैक्टली आपकी साइकोलॉजी ही लेके आप मार्केट में आने वाले हो। जहाँ तक मतलब कॉमन सेंस की बात है, या जो ओवरऑल जो जर्नी देखा जाता है, जो ट्रेड मार्केट में आते हैं या सेंसेक्स में डील करना चाहते हैं, 2 चीज़ों में मतलब 2 साइकोलॉजी देखा जाता है, एक ग्रीड और दूसरा फियर।
फियर, बिकॉज मैक्सिमम पेरेंट्स तो ये बोलेगा जहाँ पे भी पैसा लगाना है लगाओ, स्टॉक मार्केट में मत लगाना। मत लगाना। सो दैट इज़ एन इनहिबिशन। राइट, तो इसलिए मैक्सिमम लोग तो छुप के लगाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। सो ये छुप के जब लगाते हैं तो भी इधर उधर के बिट्स एंड पीसेस का कुछ ज्ञान लेते हैं कि इसमें बूम आएगा, इसमें आएगा, यहाँ पे लगाते वो लग गया। राइट, तो ये साइकोलॉजी काम करता है। और कुछ लोग हैं जो सही में जानकारी रखना चाहते हैं और जानकार बन के उसको एज ए बिजनेस, एज ए फुल टाइम काम फुल करते टाइम। हैं। राइट, सो ये दोनों टाइप की जो मिक्स एंड मैच है, इसी के चक्कर में मुझे नहीं पता, मतलब यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट इंदौर वंस अपॉन अ टाइम बिकम ए हब फॉर द एडवाइजरी फॉर्म्स। एग्जैक्टली। और ये एडवाइजरी फर्म्स का जो हब बन गया था इंदौर, ये पैन इंडिया बहुत नाम बन गया था इंदौर का। राइट, एंड ऑल एडवाइजरी फर्म्स दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक इजी मनी, एग्जैक्टली, and lots of young generation they were just bluffing multiple of people एग्जैक्टली। to achieve their targets, Right. and then they are just shutting down within a span of 1 year, 1.5 year, and there are police cases, there are multiple people coming from different state to catch up people here. एग्जैक्टली। So ये जो एक ब्लास्टिंग वाली सिचुएशन है, इसको आप कैसे काउंटर करते हैं आज की तारीख में? इस पे सबसे बड़ा फ्लॉज मैं बताना चाहूँगी अगेन, जिन्होंने रिसर्च फॉर्म स्टेबल करी, अगर आप जितने भी केसेस, जितनी भी एडवाइजरीज पे हुए, अगर आप उनकी रिसर्च डायरेक्टर्स की प्रोफाइल जाके चेक करोगे, यू विल फाइंड दे आर नॉट इनटू रिसर्च इवन। वो स्टॉक मार्केट में या तो कोई इरिलेवेंट डिग्री लेके बैठे थे, या फिर उनका मार्केट के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा है पास्ट में। दे जस्ट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस मॉडल कि एक एडवाइजरी कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम स्किल्ड रिसर्च एनालिस्ट हायर कर लेंगे और एक बड़ी सेल्स टीम हायर कर लेंगे। सेल्स टीम का काम होगा कस्टमर्स को कॉल करना, उनको बोलना कि आप पैसा अपना 10 का 12 करना चाहते हो, या लाखों का 2 लाख या 3 लाख डबल करना चाहते हो जिसका। तो एक कम्युनिटी ऐसे बिल्ट हुई जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे फोकस कर रही थी, और जो रिसर्च की जो टीम थी, जो कोर, जैसे मैंने अभी बताया कि रिसर्च का कितना बड़ा काम है, ऐसे सर्टिफाइड रिसर्चर्स इनके पास बहुत कम थे, एंड दे स्टार्टेड डूइंग दिस बिजनेस। देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि आपके पास सेबी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट वाज द ओनली थिंग। सेबी रजिस्ट्रेशन का रूल ये था कि आपका अगर एमबीए फाइनेंस है या आपका कोई इकोनॉमिक्स से प्रीवियस रिलेशन रहा है, तो आप सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इस लूप होल का कैसे इंदौर एडवाइजरीज ने फ़ायदा उठाया, बिजनेस को डायरेक्ट कोई और कर रहा है, फॉर सपोज इंजीनियरिंग वाला कर रहा है या किसी और बैकग्राउंड वाला कर रहा है, डिग्री उसने अपनी वाइफ के नाम पे ले लिया, लाइसेंस अपने, चूँकि एमबीए फाइनेंस वाइफ ने कर रखा है तो वाइफ के नाम से ले लिया, या फिर किसी फ्रेंड या फैमिली के नाम से ले लिया। अब चूँकि लाइसेंस आपको मिल चुका है, बट ये तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि आपको कार चलाते आती नहीं है, बट आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। चूँकि आपने कार चलाना सीखा ही नहीं है, बट आप ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड कर रहे हो, इट डजंट मीन ना कि आप मतलब एक स्किल ड्राइवर बन चुके हो। कार तो आपकी अभी भी पार्किंग में ही है। सेम यही चीज़ हुआ, लाइसेंस किसी और के नाम से लिया, बिजनेस कोई और रन कर रहा है, बिजनेस के इथिक्स पता नहीं है, रूल्स पता नहीं है, रिसर्च क्या होती है ये पता नहीं है, और जस्ट बिकॉज आपको कहीं से ये पता चल गया है कि लोगों को ग्रीड दिखाओ, लोगों को बताओ कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो वो एक सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। तो ये ब्लफ का जो इन्होंने कंसेप्ट धीरे मतलब एक एडवाइजरी को फॉलो करते हुए दूसरे ने तीसरे को, जब उनको दिखा कि इजी मनी आ रहा है, यहाँ तो कस्टमर मतलब अपना पैसा डबल करने के लिए मुझे लाखों की सर्विसेज खरीद रहा है मुझसे, इन रिटर्न में कोई सर्विस दे ही नहीं रहा हूँ उसको। जो मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट कस्टमर था 16 लाख का 16 लाख लॉस, वो एक्चुअल में किसी एडवाइजरी से लॉस लेके आया। इससे नहीं लगता है आपको कि इससे एक नेगेटिविटी वाइड स्प्रेड हो जाता है? ऑब्वियसली हुआ है। अब उसमें हुआ क्या, मतलब इसमें तो कुछ अच्छे लोग जो स्टॉक मार्केट से सही में कुछ कर सकते थे वो भी डर जाते हैं, और उनके आजू बाजू डराने वाले ज़्यादा हो जाते हैं कि उसका नहीं देखा, सबका डूब गया, तो क्यों जा रहा है। राइट, तो हुआ है ना ऐसा। इसके बाद एक्चुअल में देखो एमपी का नाम तो खराब हुआ ही, साथ में हुआ ये कि जब मैंने बोला ना कि ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है और इतना अच्छा कुछ आप यहाँ से अर्न कर सकते। आप तो इसको जेन्युइनली अच्छे से कर रहे हैं, तो क्या आपको ये फेस नहीं करना पड़ता है कि आप ये बेवकूफ़ बना रहे हैं? इनफैक्ट अब ऐसा हो गया है कि लोगों को समझ में आ चुका है कि हमें एडवाइजरी के चक्कर में जाना ही नहीं है। वी नीड टू, देखिए दोनों के ही ग्रीड्स हैं। पहला तो जिसने सर्विसेज बेचा उसको था कि रिसर्च तो मुझे देनी है नहीं, खींचूं मैं तो बस बोल दूंगा। 10 शेयर्स में उन लोगों का ऐसा चलता था, मतलब जो सेल्स टीम थी जो कन्वर्जन्स लेके आती थी
कि 10 कस्टमर को बोल दो कि ऊपर जाएगा, 10 को बोल दो नीचे जाएगा। अब मार्केट तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो दो ही चीज़, 10 जिनके ऊपर चले गया, सर लाइए आपका टारगेट आज डन हो गया, ये इसी टाइप की अगर सर्विसेज चाहिए तो आप मनी पे करिए, 1 लाख की सर्विस है, 75,000 की सर्विस है, और अगला ले भी रहा है। अब यहाँ पर फ्लॉ सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है जिसने उसके साथ ब्लफ करा, सेकेंड का भी है। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको लग रहा है कि अभी तक तो मार्केट में चल रहा था कि मार्केट से तो सिस्टमेटिकली अर्न होता है या स्लोली ग्रेजुअली अर्न होता है, ये कौन से मतलब रिसर्च लेके आ गए जो मेरा पैसा डबल कर देंगे। तो उन्होंने आपकी ग्रीड का फ़ायदा उठाया। एज अ पढ़ा लिखा एक एजुकेटेड पर्सन की अगर मैं आपसे बात करूं, आपको कोई कॉल करके बोल रहा है कि सर आप मेरी सर्विसेज ले लो, मैं आपके 50,000 से 1 लाख कर दूंगा, आपके कुछ तो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल। कैसे कर दोगे, कौन सर्टिफाइड रिसर्चर्स हैं, लाइसेंस दिखाओ तुम्हारे रिसर्चर्स का, एक जो पढ़े लिखे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। सो ये जो ब्लफ हुआ है ना, ये ऐसे ही लोगों के बीच में हुआ है, इजी मनी और ग्रीड के चक्कर में, खुद भी इजी मनी चाह रहे थे और जो खुद भी चाह रहे थे कि कोई हमको ऐसे सपने दिखा दे कि हम कल सरप्राइज दे रहे कि हम तो आज करोड़पति बन गए। तो ये दोनों कम्युनिटी का फॉल्ट रहा है और फायदा उन्हीं लोगों का उठाया गया है जो ज़्यादा लालच में पढ़ना चाह रहे थे। आई डोंट थिंक कि कोई भी पढ़ा लिखा या कोई भी समझदार इंसान इन सब के ट्रैप में आया होगा ना। लाइसेंस के पार्ट में अगर बात करूँ तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी का भी बनता है। सेबी को भी थोड़ा प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑल तो करती है सेबी कि इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस पूछना कि क्यों लाइसेंस चाहिए, किस लिए चाहिए। बट जैसे ब्लफ जब होने स्टार्ट हुए ना, तो 1-2 कंप्लेंट के बाद या 10-12 कंप्लेंट के बाद एक अपन को हिट हो जाता है। फॉर सपोज मैंने आपसे आके किसी पर्टिकुलर दुकान के बारे में बोला कि उसके पास नहीं जाना, वो ऐसे समोसे दे रहा है, फिर किसी पर्सन ने आके आपको बोला, ऐसे 3-4 लोगों ने आपको आके बोला, तो आपको उसी टाइम पे क्लिक हो गया कि समथिंग फिशी इज हैपनिंग देयर। तो रैदर देन कि मैं और लाखों लोगों के रिस्पांस का वेट करूं, फीडबैक लोगों का वेट करूं, इमीडिएटली एक्शन ले लेना चाहिए। इमीडिएट एक्शन। सो ये थोड़ा सा डिले हो गया एक्शन लेने में। बट हाँ, जब हुआ तो एकदम स्ट्रिक्ट वे में हुआ, काफ़ी अच्छे से हुआ और जो होना भी चाहिए था। बिकॉज देखिए, मनी मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, जैसे हर फैमिली का एक डॉक्टर होता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली अपने बजट में अनाउंस करा है कि हर फैमिली के जैसे डॉक्टर है वैसे हर फैमिली का एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए। सिमिलरली जब आप इक्विटी मार्केट में फंड मैनेजमेंट करवा रहे हो या कर रहे हो, तो आपका एक प्रोफेशनल गाइडेंस होना चाहिए जो इसमें इक्विवेलेंटली वर्क करा हो और जो मार्केट के बारे में एक्सपर्टीज़ रखता हो। क्योंकि जब मैं लोगों को नॉलेज देती हूँ तो मैंने देखा है कि 10-10, 12-12 साल से मार्केट में है, बट कोई उनके पास रोड मैप नहीं है अभी तक मार्केट की, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस है। और जब हम हमसे पूछेंगे कि क्या रिटर्न रहे 10-12 साल के, तो अब बस आया गया ऐसा रिस्पॉन्स। अब नाउ इसमें मेरा 2-3 सवाल है नॉर्मली। पहला सवाल तो ये है कि स्टॉक मार्केट एक चीज़ है, एक हमारा सदियों से चली आ रही है एफडी का कल्चर, जहाँ पे सिक्योर्ड आप सेविंग्स करें। रिसेंटली म्यूचुअल फंड इज गेटिंग हाईली प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट्स, राइट। म्यूचुअल फंड को एक बीच की कड़ी बना दिया गया है कि आप रिस्क लेना चाहते हो और सेफ गेम भी खेलना चाहते हो, सो डोंट गो फॉर स्टॉक मार्केट, डोंट गो फॉर एफडी, कम टू म्यूचुअल फंड एंड प्रोमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाई एंड हाउ एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन दिस? सी देखिए, पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट का काम होता है कि इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आए, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। मनी फ्लो मार्केट में इंपॉर्टेंस रखता है। अब मनी फ्लो जब आ रहा है मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड इसलिए थोड़ा हाईलाइट भी हुआ है रीजंस कि एक्चुअल में एफडी का जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड रहा है ना, वो बहुत नॉमिनल रिटर्न्स रहे हैं, 5 to 6%, एंड वो इकोनॉमी के साथ ही परफॉर्म करेगा। आपकी इन्फ्लेशन और एफडी के रेट्स विल भी आगे पीछे ही रहेंगे। तो वो तो हो गया कि एक सर्टेन अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया। बट चूँकि लोगों की अभी थोड़ी सी अर्निंग हैबिट्स बढ़ी है, लोगों का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ है, एंड दे हैव एक्स्ट्रा मनी टू इन्वेस्ट समवेयर। बट चूँकि स्केयर्ड भी है कि स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते, इसलिए म्यूचुअल फंड को हाईलाइट्स मिले, क्योंकि म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन देता है। नो डाउट म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं हम बोल सकते कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम सच में कंपेयर करें एफडी और स्टॉक मार्केट में जो अनरियलिस्टिक गेम खेल रहे हैं, तो एक म्यूचुअल फंड ऐसा है कि एटलीस्ट कुछ तो आपको रिटर्न दे रहा है। तो क्या ये म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना ये दर्शाता नहीं है कि जो कॉमन पीपल हैं जो डरते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, उनको धीरे धीरे तैयार करके
बिकॉज म्यूचुअल फंड इज टू सम एक्सटेंट गोइंग टू सर्टेन फंड्स ओनली. राइट. सो मार्केट में पैसा, कॉमन पर्सन का पैसा लेके आने का क्या ये जरिया नहीं है म्यूचुअल फंड? नहीं, देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है. अगर आपका फंड प्रिपेयर है तो फंड जो फंड प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन होता है कि 90. नहीं, दैट इज माय क्वेश्चन कि उसके तो मार्केट में ही पैसा जा रहा है. हाँ, राइट. तो मार्केट में पैसे को फ्लो करवाने के लिए क्या म्यूचुअल फंड को यूज किया? नहीं, फ्लो ऐसे नहीं जाता है कि आपका म्यूचुअल फंड में पैसा आया है तो वो पर्टिकुलर किसी कंपनी को बूस्ट अप करने में आ जाएगा, क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन होता है तो ऐसे कुछ बूस्टिंग तो नहीं होती है उसमें. बट हाँ, ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स पता होने चाहिए. और अभी इंडिया में अगर मैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स की बात करूँ तो हमारे पास 10-12 ऑप्शंस में से जो नॉमिनल रिटर्न्स जो अच्छा दे रहे हैं वो एक तो एफडी है जो कि आपको फिक्स्ड दे देती है. देन उसके बाद गोल्ड का एक्सपोजर है. देन बॉन्ड मार्केट लोगों को थोड़ा कम समझता है इसलिए लोग थोड़ा इन्वेस्ट नहीं करते रिटेल स्पेस लिए. ठीक है, लोगों में मैं रिटेल को कंसिडर कर रही हूँ. बिजनेस क्लास तो समझती कि मतलब बॉन्ड में इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो गुड. देन उसके बाद हमारे पास आता है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन. देन हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आती है इक्विटी. उसके बाद रियल इस्टेट जो हमेशा सबका फेवरेट रहा है. अब चूंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए यही सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आइदर यू कैन गो फॉर द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आइदर यू कैन गो फॉर द पोस्ट ऑफिस स्कीम्स. बट पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग में भी लिमिटेशन है कि इतना ही मिलेगा. अब हमारे पास 3 एक्सपोजर्स बचे जहाँ पर हम गेम खेल सकते हैं. हमको चूँकि पैसा अच्छा कमाना है तो जिसमें से रियल इस्टेट मार्केट जो है इट इज़ परफॉर्मिंग गुड. बट कुछ टाइम पहले वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन में था. तो रियल एस्टेट इज नॉट फॉर कॉमन पीपल. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज फॉर द HNI. बट रिटेल के लिए मैं वही बता रही हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है. अब चूँकि रियल इस्टेट में भी आपने एकदम सही पॉइंट बोला कि ये थोड़ा सा हाई क्लास लोग इसको अफोर्ड करते हैं. बट रियल इस्टेट के भी रेट्स अवेलेबल है मार्केट में. बट चूँकि रिटेल्स को ज़्यादा जानकारी नहीं है. रेट्स मतलब जैसे हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा वैसे रेट्स एक रियल इस्टेट ओरिएंटेड फंड्स होते हैं जो कि ETF के फॉर्म में होते हैं, जिसमें आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हो. और उसके भी भाव होते हैं जो जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके प्राइस बड़े हो गए, प्रॉपर्टी के प्राइस डिमांड्स इंक्रीज होगी तो आपका रेट्स का प्राइस भी इंक्रीज होगा. ये किसी पर्टिकुलर डेवलपर्स इशू करते हैं? म्यूचुअल फंड एजेंसीज के पास भी होते हैं ये. और बैंक्स में भी आप चाहोगे तो वो भी करेंगे. अदरवाइज जो स्टॉक मार्केट का टर्मिनल मतलब जहाँ पे आपका पैसा रिलेटेड टू रियल एस्टेट ही इन्वेस्टेड होगा. अब उसमें भी आपके पास जो टर्मिनल्स हैं, जैसे आपने डीमेट ओपन करा तो टर्मिनल्स में भी कुछ रेट्स अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ना चूँकि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन कम है इन चीज़ों की, इसीलिए सबसे फेमस म्यूचुअल फंड है. अब चूँकि टैगलाइन है म्यूचुअल फंड सही है, बट पर्सनली आई डोंट से कि सही है बट इतना भी सही नहीं है. रिस्क तो वहाँ पर भी है ना. तो बट हाँ, चूँकि आपको एक्सपोजर लेना, आपका एक्स्ट्रा फंड है. मान लो आपकी इनकम 3 लाख है, आपने 1 लाख पूरा मंथली खर्चा कर लिया, अब 2 लाख को आपको डाइवर्सिफाइड करना है. तो अब थोड़ा FD में रखोगे, थोड़ा गोल्ड में लगाओगे, थोड़ा म्यूचुअल फंड में लगाओगे, थोड़ा इक्विटी में लगाओगे, थोड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे. तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर जगह से थोड़ा थोड़ा रिटर्न गेन कर सकते हो. मान लो आज इस मार्केट की डिमांड है तो दूसरे मार्केट की डिमांड नहीं होगी. तो मार्केट तो पूरा डिमांड सप्लाई के रोल पे ही चलता है. सो दैट इज़ वाई डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. और म्यूचुअल फंड को प्रमोट जितना गवर्नमेंट ने नहीं करी उससे ज़्यादा लोगों ने करा है. क्योंकि लोगों को जब एकदम से स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आया तो उनको सेफेस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड लगा. तब चूँकि एक ने म्यूचुअल फंड में करा तो वो दूसरे को भी बोल रहा है मैंने तो म्यूचुअल फंड में करा. तो वो एक एक्सपोजर, एक फील भी आ रही कि मैंने इनडायरेक्टली स्टॉक फिर वही माउथ पब्लिसिटी शुरू हो जाता है. एंड देन दिस कम्युनिटी स्टार्टेड वर्किंग. सो म्यूचुअल फंड पे वर्क करें. बट अगेन रीट्स के अलावा जैसे गोल्ड पे अगर आप डायरेक्ट, हर कोई गोल्ड नहीं खरीद सकता तो गोल्ड पीस होता है. गोल्ड पीस के जैसे हमारे स्टॉक होता है वैसे गोल्ड पीस होता है. सिल्वर पीस होता है. निफ्टी ETFs होते हैं. सो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ ये नई दुनिया का जो मेरी ब्लॉगिंग है, दिवाली के टाइम पे मैंने सजेशन दिया था पब्लिक को उस ब्लॉग के थ्रू कि इस साल मेरा दिवाली में क्या टेक है. तो उसमें मैंने सिल्वर बीस, निफ्टी बीस और गोल्ड बीस के बारे में पब्लिक को अवेयर करा था. एंड लिटरली अगर किसी ने उस टाइम पे वो आर्टिकल पढ़ के इन्वेस्ट किया हो तो मे बी दे आर अर्निंग गुड, क्योंकि तीनों बीस जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन प्लस जो दिख रही है टीवी में, जितने इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में एडवर्टाइजिंग में आ रहे हैं पब्लिक वहीं जाती है रेदर देन कि अपनी नियर बाय बैंक में जाके पूछें कि और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. क्योंकि बैंक में भी तो आजकल ऐसा हो गया कि जो भी सेल्स गाइज होते हैं दे आर मोर इनटू कमीशन बेस्ड सेल्स. दे आर जस्ट डूइंग ऑल दिस लाइफ इंश्योरेंसेस. आपके जहाँ आपके बैंक अकाउंट में पैसा दिखा आपके पास फोन आ गया कि ये लाइफ इंश्योरेंस अच्छा रिटर्न देगा. सो मिस सेलिंग इंश्योरेंस में भी बहुत खिचड़ी चल रही है अभी. तो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन. एक सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, अभी Q4 का रिजल्ट आया बहुत सारे कंपनीज के.
उसमें से अराउंड 200 कंपनी का रिजल्ट आया, आउट ऑफ विच 20 ऐसी कंपनीज है जहाँ के प्रोमोटर्स ने खुद ने अपने कंपनी के स्टॉक्स को इंक्रीज किया है बाय देमसेल्व्स। व्हाट इज दिस डायनामिक्स? मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दोज कंपनीज। उसमें अडानी भी हैं, उसमें बिरला ग्रुप भी है, जिन्होंने अपने एज ए प्रोमोटर दे इंक्रीज देयर स्टेक इन द कंपनी। सो व्हाट इट सेज इन योर स्टॉक मार्केट? देखिए, जो प्रमोटर्स अपने खुद के स्टेक्स पे इम्प्रूवमेंट करता है या बायबैक करता है, उसके दो मैसेजेस पब्लिक को वो देना चाहता है। एक तो वो पब्लिक पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है कि हमारा खुद का इंटरेस्ट हमारी कंपनी पे बढ़ रहा है, उससे जो पब्लिक है उस पर उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स पे कॉन्फिडेंस आता है और पब्लिक जो है वो उस कंपनी पे इन्वेस्ट करती है। सेकेंडली, कंपनी इटसेल्फ नोज कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, तो फॉर दैट फ्यूचर पॉइंट ऑफ गेन दे स्टार्ट बाइंग देयर ओन होल्डिंग्स और खुद के शेयर्स पे इन्वेस्ट करना, खुद की कंपनी पे इन्वेस्ट स्टेक को इंक्रीज करना। सो दैट इज ऑलवेज ये मतलब बैड साइन नहीं है, बट ये इट्स ऑलवेज टेक एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर बात करूँ तो दे ऑलवेज पासेस अ गुड मैसेज टू द कम्युनिटी। सो दिस इज़ गुड फॉर कम्युनिटी। अगर ऐसी इंसिडेंट्स करते हैं या एक्टिविटीज़ होती है तो ये एक अच्छा मैसेज होता है। बट हाँ, रिटेल को भी समझना होता है कि वो, क्योंकि देखिए वो सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर रहा है, yes. तो वो परचेज करेगा तो उसको व्यू पता है कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए होल्ड करने वाला है। बिकॉज दे आर द स्ट्रेटजी मेकर फॉर देयर कंपनी। बट आपने सोचा कि नहीं अभी इन्होंने बाय करा मैं भी कर लेता हूँ, और फिर 1-2 साल में अगर शेयर्स थोड़े से नीचे आए और आप टेंशन में आके बेच के निकल गए हो, बट उसका आउटलुक था कि वो 8 से 10 साल या 15 साल आने वाले 10-15 साल के लिए होल्ड कर रहा है, तब फिर आपका तो कोई सेंस नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में अवेलेबल है उसका डीप एनालिसिस अगेन मैटर करता है। इनफैक्ट आउटलुक मार्केट में जैसे लॉन्ग टर्म व्यू जैसे होता है ना कि 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोगों का विजन अलग अलग हो सकता है। True. एक जो चाह रहा है कि उसको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, एक जो चाह रहा है उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म सक्सेस वाला है वो कब टर्न बैक हो जाएगा यू नेवर नो। लॉन्ग टर्म सक्सेस वाला जो है वो आपको इनिशियली थोड़ा स्लो लग सकता है, बट ग्रेजुअली यू विल सॉग्ड कि अचानक से बोलते हैं ना सेलिब्रिटी किसे बन गया। तो सेम पोर्टफोलियो का भी है, आपको किसी ने बोला कि ये शेयर परचेज कर लो, बट उसने किस आउटलुक के साथ कितने ड्यूरेशन के लिए रखा है और किस उस शेयर को वो बूम करने वाला हो या बूम होने वाला हो, उस साइकोलॉजी के साथ रखा हो, और आप बीच में गिव अप करके टर्न हो गए शॉर्ट टर्म सक्सेस के चक्कर में कि नहीं मुझे तो भी नहीं मिला रिटर्न, तो नाउ आई विल बैक। तो इस इंडस्ट्री में आपका पेशेंस बहुत मैटर होता है। ओके, नाउ अभी का जो स्टार्टअप्स कल्चर है यहाँ पे पहला तो आता है कि इन्वेस्टमेंट, तो वीसी फंड आया या जो भी आया, देन दे ट्राई टू एग्जिट, सो दे हैव ऑलवेज ए नैक टू गेट इनटू द आईपीओ। सो एक आईपीओ तक का एक सफ़र हर स्टार्टअप देखते हैं, ये सपना कि मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ तो मैं आईपीओ तक लेके जाऊँगा। तो कहाँ तक ये फिजिबल है, ये पहला सवाल। देखिए, पहली चीज़ तो ये ना आजकल थोड़ा सा अगेन वो एक होता है कि गुड फील करना है हमको, थोड़ा सा हमें दिखाना है कि हम जल्दी हाँ, हम तो 2 साल में करेंगे, 3 साल में आईपीओ ला देंगे, और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव टर्म लगने लग गई लोगों को। ट्रू। और अगर मैं एक्चुअल में उस बिजनेस ऑनर की वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में उस बिजनेस ऑनर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज एक माइलस्टोन अचीव करना है कि आईपीओ ला लिया। मैं ऑलवेज सजेशन टू ऑल द स्टार्टअप्स जो मैं अभी देख रही हूँ, इनफैक्ट मैंने बहुत से कम्युनिटी में भी वॉच करा है कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वो हुक एंड क्रूक वाला जो होता है ना डायलॉग, वो चल रहा है कि यहाँ भी पब्लिश कर दो, वहाँ भी पब्लिश कर दो, कुछ भी करके बस लाइमलाइट में दिखना है, दिखते रहो। बट आपका जो प्रोडक्ट है ना वो जनरल पब्लिक पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, एक्चुअल में वो कुछ चेंजेस ला रहा है या नहीं ला रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है भी या नहीं है। आपने आज तो अपने आपको लाइमलाइट में ला लिया, बट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आप डिलीवर नहीं कर पाओगे और जो फेलियर्स आएंगे, वो वाला जो आपने फेक सक्सेस क्रिएट करा है ना, वो आपको हॉन्ट करेगा एक टाइम के बाद। तो आईपीओ का भी अभी मैं देख रही हूँ, इनफैक्ट नॉट ओनली अभी स्टार्टअप कल्चर के आईपीओ, इनफैक्ट हमारे तो अभी मार्केट में जो जितने आईपीओज लॉन्च हुए, अगर मैं साल भर के आईपीओ की बात करूँ तो मैक्सिमम तो अंडर परफॉर्मेंट रहे भी है। क्योंकि अभी अगर पिछले साल से इस साल की अगर बात करें तो एवरी ईयर देयर इज एन अराउंड 200% इंक्रीज इन नंबर ऑफ आईपीओज। एग्जैक्टली। तो ये तो सेबी अप्रूव कर रहे हैं ना, तभी तो आईपीओ आ पा रहे हैं। देखिए, सेबी का काम होता है कि किसी ने अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा है, जो रूल्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर उस रूल्स पे फिट हो रहा है तो सेबी को फिर करना ही पड़ेगा वो वर्क। सेबी नहीं बोल सकता कि तेरे को तो बिजनेस आता ही नहीं है,
क्यों आईपीओ लेके आ रहा है। मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूं कि कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी हो जिन्होंने एक डिसेंट लेवल पे आ गया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इफ दे वांट टू लिस्ट इन स्टॉक मार्केट दे कैन। अगर उन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल करा है, डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया, लाइक देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज कि इतने प्रॉफिट्स होने चाहिए। अब आजकल प्रॉफिट का भी मैनिपुलेशंस चल रहा है, अगर हम देखें तो इट्स नॉट पेपर में प्रॉफिट दिखाया जाता है आजकल बहुत मैनिपुलेशंस चल रहे हैं। सो फेक वैल्यूएशंस चल रही है, ऑल्दो अब इस पे रीचेक कर रही है गवर्नमेंट और सेबी, क्योंकि कुछ फेक आईपीओज, मतलब फेक आईपीओ ने फेलियर ऑफ आईपीओ लॉन्च हुए जिनकी वैल्यूएशंस एक्चुअली फेयर नहीं थे, तो अभी उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा हार्ड कम्युनिटीज बिल्डअप की जा रही है सो दैट इंटरनल पार्ट चेक किया जा सके कि वैल्यूएशन फेक है या जस्ट रियल है या फेक है, इसमें कंपेयर किया जा सके। देन उसके बाद डायरेक्टर्स की प्रोफाइल एंड देयर आर सर्टेन रूल्स जो आप मीट करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर आईपीओ। ओके, क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ इसलिए बिकॉज लॉट ऑफ न्यू पीपल हु वांट्स टू कम इनटू स्टॉक मार्केट, उनको ये सलाह मिलता है बाहर से कि आईपीओ इज द सेफ, स्टॉक मार्केट में खेलना है तो आईपीओ में लगा दो, आईपीओ तो ज़्यादा देखे ही जाएगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ टू जज कि वो कौन सा आईपीओ है, किस में लगाना है। इनफैक्ट आईपीओ जज करने के लिए एक बहुत फेमस वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com। ओके, जब भी कोई आईपीओ आता है तो ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स बट माय पर्सनल प्रेफरेंस इज चित्तौड़गढ़.com। सो जब भी कोई आईपीओ आता है तो एटलीस्ट 3 डेज जो इनिशियल्स हैं उस पर आप उसका प्रीमियम, ग्रे प्रीमियम होता है, ग्रे प्रीमियम मतलब वॉल्यूम कितना आ रहा है। सो आप पहले दिन आईपीओ पे पैसा मत लगाओ, दूसरे दिन भी मत लगाओ, तीसरे दिन अराउंड 11 o'clock पे आप पहले दिन की ग्रे प्रीमियम चेक कर लो, सेकेंड डे की ग्रे प्रीमियम चेक कर लो और थर्ड डे की चेक कर लो। अगर पहले दिन से थर्ड डे तक प्रीमियम इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स अच्छे वॉल्यूम में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट कुड बी अ स्मॉल साइन कि आ रहा है इन्वेस्टमेंट, अच्छा है, मतलब लोग लगा रहे पैसा। देन वहाँ पर कैटेगरी वाइज भी इन्वेस्टमेंट्स लिखा रहता है कि एफआईआई लगा रहा है, डीआईए लगा रहा है या रिटेल कितना लगा रहा है, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा लगा रही है। देन थर्ड होता है कि सेकेंड होता है कि आपने प्रीमियम चेक कर लिया और उसके बाद आपको चेक करना है कि जो कंपनी के वैल्यूएशंस हैं उससे कंपनी के जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनकी प्रोफाइल के विजन और मिशंस क्या है, आप कितना रिलेट कर पा रहे हो उस बिजनेस के साथ। आपको अगर बिजनेस की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फॉर सपोज जैसे जोमेटो का आईपीओ आया था, अब आपको अगर लग रहा है कि फूड इंडस्ट्री चैन ये ग्रो करेगा लॉन्ग टर्म पे तो आप लगाओ। जो मेरा पर्सनल व्यू था, मुझे ऐसा लगा कि दैट इज़ नॉट अ वेरी यूनिक बिजनेस आइडिया कि मतलब ये आईपीओ बूम कर जाएगा, ये मे भी कर सकता है बट इसके रिप्लेसमेंट्स है मार्केट में अवेलेबल, एनीवन कैन कम विद, जैसे स्विगी आया एंड दूसरे कल्चर्स भी मार्केट में आ सकते हैं कि मान लो साइकिल वाला या डब्बा वाला ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया, तो ये बिजनेस साइकिल ऐसे नहीं है ना कि आप एकदम से इसको रिप्लेस कर दोगे या मतलब एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि ये आउट परफॉर्म करने वाला है। सो ये ऐसे बिजनेस मॉडल नहीं है। बट हाँ, अगर आपने इसमें कुछ यूनिक लेके आया, आपको लग रहा है कि नहीं विजन मिशन में ऐसा कुछ यूनिक लिखा है जो इस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकता है मार्केट में, तो आप फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करो। क्या यही कारण था कि जो पेटीएम का डाउनफॉल आया वो इसीलिए? पेटीएम के तो देखिए उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगी पेटीएम का, थोड़ा सा उसमें गवर्नमेंट का भी, चूँकि पेटीएम पे जो इन्वेस्टर है वो चाइना के भी रह चुके हैं, तो वो थोड़ा सा लीगल एंड ग्रीवेंसेस के ऊपर अगर हम बात करें तो वो बहुत डिफरेंट मैटर है पेटीएम का। बट अगेन गूगल पे और फ़ोनपे का जो बिज़नेस मॉडल है, पेटीएम उतना ऑब्वियसली जितना हिट अभी गूगल पे फ़ोन पे चल रहा है, सो पेटीएम को उतना मैं बैड फीडबैक नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, सो मैं ओपनली नहीं बोल रही। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट आईपीओ बैंडविड्थ, मीन्स किस कंपनी की किसकी कितनी बैंड होगी आईपीओ की, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? बैंड तो कंपनी खुद डिसाइड करती है, मतलब प्राइस, मतलब मैं प्रोजेक्ट करूँ कि मेरी कंपनी के मैं 400 रुपये की पर शेयर की कॉस्ट रखना चाहता हूँ, तो आई कैन प्रोजेक्ट इट, मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा ना? जस्टिफाइड नहीं, आप जब कोई देखिए अंडर राइटर्स होते हैं इसमें, और इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वैल्यूएशंस भी होता है, आप अपनी तरफ से एक प्राइस दे सकते हो कि मैं अपने शेयर का भाव ये चाह रहा हूँ। बट अगेन वैल्यूएशन और अंडर राइटर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये सब काम, मतलब जो इंटरनल टीम जो होती है जो डिसाइड करती है, वो आपको एक प्राइस बताएगी कि नहीं ये होना चाहिए वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग या व्हाटएवर। बट अगेन इट इज़ नॉट कोर इन योर हैंड कि आप इसी प्राइस पे ला सको। जब प्राइस आता है मार्केट में तो उसमें भी आपको एक प्राइस बैंड देना होता है कि 400 से, मतलब एक अपर बैंड एक लोअर बैंड, 450 से 350 के बीच में मैं देख रहा हूँ, उस बीच में जितनी मैक्सिमम बिड्स आएगी पब्लिक डिसाइड करेगी कि हमें किस प्राइस पे खरीदना है। सो मैक्सिमम बिड जिस प्राइस पे आएगी दैट वुड बी योर लिस्टिंग प्राइस।
सो यस, आप अपना एक फेयर प्राइस आपको जो लग रहा है वो दे सकते हो, बट अगेन उस पर वर्क होता है, ऐसा नहीं होता। एंड देन इट विल बी डिसाइडेड एंड देन आई हैव अप्रूव कि भैया ठीक है, इट्स एंड ओके। अगेन आईपीओ में जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लिया, देन अगेन बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है, डायरेक्टर्स की प्रोफाइल समझना जरूरी है, और आपको पर्सनली अगर लग रहा है कि ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट मेरे लिए फ्यूचर में बहुत रिक्वायर्ड होगा, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो इट मीन्स पूरी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो मैं कहीं और से भी फुलफिल कर सकता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ सेम सर्विस प्रोवाइडर्स, तो फिर एकदम इमीडिएट जंप मत करो किसी आईपीओ में, क्योंकि आईपीओ का प्रोसेस के बाद मतलब 3-4 दिन का जो प्रोसेस होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में वैसे भी लिस्ट होने ही वाला है, तो वहाँ लिस्ट होने दो, थोड़ा साइलेंट होने दो, थोड़ा सा काम करने दो कंपनी को, उसके बाद उस शेयर्स में। लेकिन जो साइकोलॉजी है मार्केट का, वहाँ पे आईपीओ में पैसा इसलिए लगाया जाता है कि वो जैसे ही Listing लिस्ट gain हो कर सके। आपको निकलना है लिस्टिंग गेन बट लेके। लिस्टिंग गेन अगेन मैं कह रही हूँ ना, अगर आपको ये सब चेक करते नहीं आते तो आप लिस्टिंग गेन कैसे लोगे, आप ट्रैप ही होगे ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब कॉमन पीपल को इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए कि आईपीओ है तो आपको लिस्टिंग गेन लेके निकलना है। एग्जैक्टली अगर आप लंबे समय तक रहना चाहते हो देन ओनली कम इनटू आईपीओ एज वेल। बिकॉज सी, अगर उसने सेम डे पे लिस्टिंग प्राइस पे नहीं परफॉर्म करा और अंडर वैल्यूड हो गया हाँ, होता भी है। और लोअर प्राइस पे ओपन हो गया, तो आप एकदम से शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि वो इतने समय के लिए ही वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद तो पैसा किसको देना होता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा, और एक और प्रॉब्लम है कि आईपीओ में भी क्या है ना कि टर्म आईपीओ लिखी है बट ऑफर फॉर सेल आता है समटाइम्स। ओके, ऑफर फॉर सेल मीन्स देखिए कंपनी ने क्या हुआ कि कंपनी को जब पैसा रेज करना था तो उसने आपके साथ आईपीओ लाके पैसा रेज कर लिया। नेक्स्ट टाइम उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसईओ करे, सीजनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी होता है, अपॉर्चुनिटीज भी होती है उसमें, या तो वो करें, या फिर ऑफर फॉर सेल करें, मतलब अपने स्टेक वो बेच रहा है पब्लिक को, पब्लिक उससे खरीद रही है और वो खुद आउट हो रहा है उसमें से। तो माय सजेशन इज कि पहले आप चेक कर लो कि आप ऑफर फॉर सेल पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हो, बट ऑफर फॉर सेल में भी आप उस कंपनी के शेयर्स तभी एक्वायर करो जब आपको लग रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर पाएगी। अब इसको समझने के लिए देखिए, इसको समझने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्टली फंडामेंटल्स में आपको रेशियोज पता होने चाहिए, कंपनी के वैल्यूएशंस पता होने चाहिए, कंपनी के इंटरनल बिजनेस मॉडल आपको समझ में आने चाहिए, देन उसके बाद आपको टेक्निकल्स भी समझ में आना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू आप जाके एक डिसीजन लेते हो, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। तो प्रॉब्लम यही है ना, मैंने बोला ना इस इंडस्ट्री में पेशेंस की बहुत कमी है लोगों की। थोड़ा सा टाइम अगर पब्लिक और ऑडियंस अगर लर्निंग पे फोकस करें, पहले पूरा 1-2 महीने मार्केट की टर्म्स को समझे, मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस को समझे और उसके बाद इतना बड़ा गेम खेलने आए तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग है मार्केट। इसमें भी एक छोटा सा सवाल है, या बिल्कुल, अगर स्टॉक मार्केट में कोई रहना चाहता है या स्टॉक मार्केट से वो अर्निंग करना चाहता है, ये तो उसका फुल टाइम काम हो गया। They should learn. Yeah. Obviously they should learn. Without learning, they should not enter into stock market for their daily routine. right. कुछ एक ऐसे होते हैं जो अलग काम करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए स्टॉक मार्केट इज एन ऑप्शन। राइट। बट वहाँ पे तो एक सही एडवाइजर की ज़रूरत है ना, जो उसको सही एडवाइस करे कि कौन से स्टॉक पे लगाना है, कब लगाना है, कब निकलना है। और वहाँ पे ही तो सबसे बड़ा घपला है। एग्जैक्टली। तो फिर जाए कैसे? और सबके पास इतना टाइम नहीं है कि आपसे प्रॉपरली ट्रेनिंग लें और फिर उसको वॉच करें 9 से लेके 3 बजे तक डेली। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। दैट इज व्हेन म्यूचुअल फंड कम इनटू एक्शंस। सी देखिए क्या होता है, या तो आप फंड मैनेजर्स को अपना फंड दे दो, क्योंकि ये जो आपने मुझसे प्रॉब्लम शेयर करी, ये एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो आउट ऑफ कंट्री रहती है। हम लोग एक मैरिज फंक्शन पे मिले थे और वो बहुत टेंशन में थी। उसने बोला मुझे तुझसे कुछ शेयर करना है। मैंने बोला क्या कृति, मेरे को अपना पोर्टफोलियो दिखाना है। मैंने बोला ठीक है दिखा। तो मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा, उसमें 100 शेयर्स उसने पैसा लगा के रखे थे और इट वॉज अंडर परफॉर्मिंग, मतलब ऑल टुगेदर उसका पूरा नेगेटिव रिटर्न चल रहा था। मैंने बोला 100 शेयर्स कौन खरीदता है? तो बोलती यार मैंने ना वो एक, मैं उस ऐप का नाम नहीं लूँगी, मैंने वो ऐप देखा, उसमें ऐप में बोला था कि हम सब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और हमें एक अच्छी रिकमेंडेशन देते हैं, बहुत ऐड आ रहा था यूट्यूब एंड सब जगह। तो मैंने वो जो नोटिफिकेशन आता था, जो भी शेयर का नाम लेते तो मैंने खरीदते गई और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उससे मुझे समझ आया कि सिर्फ ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे पढ़े लिखे जिनके पास टाइम नहीं है बट अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ऐप की एडवर्टीजमेंट इतनी आ रही है, जिनके पास समय नहीं है लेकिन अट्रैक्शन है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, एंड दे आर जस्ट, और वो इन्वेस्टिंग को इतना इजी समझ रहे हैं। यस ट्रू। और इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, IITians और अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स में जॉब करने वाले लोग, जब मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, उनका स्टॉक सिलेक्शन देखती हूँ, इनफैक्ट दे कैप पेनी स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो। तो क्या ये डर जाए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें?
इसके लिए दो चीज़ है, या तो आप फंड मैनेजर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, फंड मैनेजर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है। फंड मैनेजर्स के पास लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस इस चीज़ की होती है कि उनको परफॉर्मेंस दिखानी होती है, अल्फा होता है मतलब अपने। अब इसमें मैं बहुत हार्ड सवाल पूछने वाला हूँ आपको। इंसान अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में जाएगा, हाँ। तो बैंक के सेल्स वाला लाइफ इंश्योरेंस बेचने में लगा है। म्यूचुअल फंड में जब से कमीशन बंद हुआ है, या तो वो सीए बेचता है मार्च में, नहीं तो दिसंबर में, नहीं तो आपको एक एडवाइजरी अमाउंट पे करके म्यूचुअल फंड परचेस करना होता है। ये तरीका हो गया। स्टॉक मार्केट राम भरोसे, आपको जो मर्जी करो, कोई बताने वाला नहीं है। सो बेवकूफ़ बनना तो कॉमन है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके सॉल्यूशंस हैं। ऑब्वियसली हम भी तो कर ही रहे हैं मार्केट में काम। देखिए, जब म्यूचुअल फंड में आप परचेस किसी बैंक में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जिसके साथ बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, वो कौन से प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। तो जब आप बैंक में जा रहे हो, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बोलो कि मुझे फंड मैनेजर से बात करनी है। तो ज़बरदस्ती कोई इंश्योरेंस पर्सन या वो तो इंटरटेन करेगा नहीं आपको। सेकेंडली, आप म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स आपको ये एजुकेशन कैसे मिले लोगों को कि किससे बात करना है, राइट पर्सन कौन है? आज भी हमारे पास प्रॉब्लम ही है। इसका प्रॉब्लम तो है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि आप कभी भी जो प्राइमरी सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ट्रैप में आए। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रैप में आए, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज उतनी दी जाएगी ताकि वो प्रोडक्ट बेच सकें। आपको आपका पर्सनल फाइनेंसिंग अगर करना है तो मार्केट में देखिए पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं। साथ ही आपको इक्विटी एनालिस्ट एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे मार्केट के, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। लिंक्डइन में भी काफ़ी एनालिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये सब भी अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो आप एक प्राइमरी एजुकेशन तो गेन करिए। गेन करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे, अब क्वेश्चन आते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इतने सारे तो गेन कहाँ से करें, नॉलेज कहाँ से फाइंड करें। तो अगेन देखिए कि इंस्टीट्यूट रन करने वाला कौन सी फील्ड को बिलोंग करता है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग वाले भी स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं, CS वाले भी स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं। anyone is coming and teaching stock market, so this is not a right way। आपने प्रैक्टिकली, जैसे आप सर्जन और कंपाउंडर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कंपाउंडर वहाँ रह के मेडिसिन के नाम पता कर सकता है, बट सर्जरी तो डॉक्टर ही करेगा जो एक्चुअल में सर्जन। सेम मार्केट में इंफॉर्मेशंस देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बट आपको ये इतना एफर्ट भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो कि मैं फ़िल्टर आउट कर सकूं कि वो बंदा क्या नॉलेज रखता है, क्वालिफिकेशंस पूछो उसका, डिग्री पूछो उसका, देन उसके बाद उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस चेकआउट करो, उसकी प्रोफाइल चेकआउट करो। प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री में, आप फाइंड करो। थोड़ा सा तो प्री स्क्रीनिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि मार्केट में ऐसा कोई गैप है जहाँ पे जो रियल एडवाइजरशिप का जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो है, हाँ, अब उसको ब्लास्ट कर दिया गया है या गलत तरीके से पेश किया गया है, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर रियल एडवाइजरी अगर किसी को मिले तो स्टॉक मार्केट कैन बी मोर हेल्पफुल फॉर एनी सिंगल इंडिविजुअल टू जनरेट मनी आउट ऑफ। आने वाले 10 सालों में यही होने वाला है, क्योंकि सेबी ने जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए, अब ये इंडस्ट्री मिच्योर हो रही है। इंडस्ट्री में लाइसेंस भी मिच्योर लोगों को मिलने वाले हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं इंडस्ट्री में। अगर आपने देखा होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो अपने रील्स के थ्रू मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे, मैं उनके भी नाम नहीं लूँगी, काफ़ी बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर्स, इनके ऊपर आर्टिकल्स रिलीज हो चुके हैं। सेबी की तरफ से इनको नोटिस जा चुके हैं कि आप अपनी रील वीडियो के माध्यम से रिटेल कस्टमर्स को मिसगाइड नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको प्राइमरी चेकआउट करना है कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की वीडियो में अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, प्रोफेशनल है, तो आप इस तरीके से समझिए। अगर आपको कोई भी पहले ट्रैप में बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट को परचेज करके आपका इतना पैसा बन जाएगा, तो आप वहीं से उसको फिल्टर आउट कर लो। ये कॉमन मैन को जागरूक करने के लिए उपाय क्या है? बिकॉज अभी अगर प्रेजेंटली ये भी एक हार्ड फैक्ट है, हाँ, कि कुछ एडवाइजरी फर्म जो बंद हो चुके हैं, हाँ, वो स्टॉक मार्केट की लर्निंग देने के नाम पे भी ये काम कर रहे हैं। सो ये चल रहा है, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। ट्रैप में तो आना ही है। सो नॉर्मल लोग, अगर मुझ जैसे कोई साधारण इंसान अगर स्टॉक मार्केट पे आना चाहते हैं, तो जो बेसिक नॉलेज मुझे होना चाहिए, इसका क्या? देखिए, बेसिक नॉलेज में आप दो चीज़ें चेक कर सकते हो। पहला तो आप उससे बोलिए कि अभी इमीडिएट आई विल नॉट टेक योर सर्विसेज, ठीक है। आप पहले, अगर आप लर्निंग करना चाह रहे हो, तो पहले उसके 2 और 3 डेज के डेमो सेशंस अटेंड करिए। डेमो सेशंस अटेंड करने से आपको उसका ट्रेनिंग टीचिंग मेथड समझ में आएगा, ठीक है। ट्रेनिंग टीचिंग से आपको, अगर उसने कोई भी एक स्ट्रैटेजी बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे मार्केट एक्ट करता है इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, आप उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखिए नेक्स्ट डे मार्केट में। अगर वो वर्क कर रही है, इट मीन्स वो राइट पर्सन है, ऑथेंटिक है। सेकेंड थिंग, अगर वो बोल रहा है कि नहीं कोर्स ज्वाइन कर लो, उसके बाद धीरे धीरे आप सीख जाओगे, तो बोला ठीक है कोर्स अभी नहीं ज्वाइन करते हम, थोड़ा दिन मार्केट आउटलुक आप शेयर करिए,
कि क्या लग रहा है आपको, कल क्या लग रहा है या 1 वीक में क्या लग रहा है। इमीडिएट कोई भी चीज़ में डिसीजन नहीं लेना है कि एकदम हाइपर होके किसी ने कॉल करा और इन्फ्लुएंस हो गए, फिर तो कोई भी आपके लिए हेल्प नहीं कर सकता है। जनरल पब्लिक का खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो खुद की हेल्प खुद करें। सो सेकेंड आप ये कर सकते हो कि आप पहले उनसे बोलिए कि आप मुझे 2-3 दिन अपना मार्केट आउटलुक बताइए। अगर आपको लग रहा है कि इसके मार्केट आउटलुक उसने जो शेयर करे वैसा हो रहा है मार्केट में, तो उससे उसका रैशनल पूछिए कि कैसे पता करा, तो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी वो मेंशन करेगा। उस स्ट्रैटेजी को आजकल तो चैट जीपीटी भी हो गई है, आप उस स्ट्रैटेजी को फिल्टर आउट करिए, डज दिस स्ट्रैटेजी रियली वर्क्स, क्योंकि आजकल इजी मनी कंसेप्ट के नाम पे बहुत सी फेक स्ट्रैटेजीज चल रही है मार्केट में। इनफैक्ट इंदौर के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, अगेन मैं नाम नहीं लूँगी, जो ऑप्शन ट्रेडिंग बिना ग्रिक सिखाए बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑप्शन के ग्रिक्स समझ में आने चाहिए। आपको वही समझ में नहीं आया और आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्न कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको फिल्टर आउट करनी। थर्ड, क्वालिफिकेशन, जो भी इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि उसका पास्ट बैकग्राउंड क्या रहा है। ओके। पास्ट में अगर वो ऐसा कोई था कि वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने वाला था और इस इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है, या फिर उसकी कोई कपड़े की दुकान थी वो इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है, या फिर उसने सर्टेन कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा, वहाँ से 1-2 स्ट्रैटेजी सीख ली और वो इंस्टीट्यूशन खोल के बैठा है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा बात करके समझ में आ जाएगा। और जो मेरा खुद का जो पर्सनल तरीका रहा है किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का, मैं अगर मैं एक ड्रेस भी परचेज़ कर रही हूँ ना, तो मैं 10 वेबसाइट से वेरीफाइड करती हूँ उस चीज़ को कि वहाँ पर सेम क्लोथ सेम क्वालिटी का किस कॉस्ट में अवेलेबल है। ओके। तो इतना भी एफर्ट्स अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो इट विल ऑलवेज बी अ लूजिंग गेम फॉर यू। बट अगेन सेमिनार, अवेयरनेस, वेबिनार्स अब जाके कम्युनिटी में होने स्टार्ट हुए, लोगों की ज़रूरत है। इनफैक्ट हम समृद्धि में लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जो लिटरली सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हो, अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे साथ भागीदार बनना चाह रहे हो। तो ये जो कि है, जैसे आज तो हमने क्लियर कर लिया, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। इनफैक्ट कोर्स के नाम पे भी उनको लाखों की स्ट्रैटेजी बेची जा रही है। तो मैनिपुलेशंस बहुत सारे हैं, बट आप कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग उसका एक बेसिक वीडियो या उसका एक बेसिक नॉलेज चेक करिए, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, इट मीन्स वो आपको ट्रेन कर सकता है। अगर आप आसानी से एक चीज़ समझा सकें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, जो लार्जली यूज़ किया जाता है, एंड इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन दीज 3? ओके, सो इसको मैं हमेशा ना मतलब इस टर्म पे लेती हूँ कि एक हो गया आपका मोहल्ले की दुकान, एक हो गया आपका मॉल, और एक हो गया आपका डिफरेंट सिटी में मॉल। सो बेसिकली स्मॉल कैप ऐसा है जो इनिशियली जस्ट बिजनेस स्टार्टेड हुए हैं। देन मिड कैप उनसे थोड़े से ऊपर कैटेगरी के, जैसे कि जो ग्रो करके एक अच्छी शॉप जिन्होंने ओपन कर लिया, एंड थर्ड कैटेगरी जिन्होंने अपना मॉल बना लिया है। ठीक है, अब दैट डजंट मीन कि मॉल बना लिया है और उसकी बस शॉप है और दूसरा बस टपरी में है, तो ये हम इनकी ग्रोथ नहीं डिसाइड कर सकते। बट अगेन चूँकि इनमें वॉल्यूम मैटर्स करता है, ठीक है, वॉल्यूम एक स्मॉल कैप में वॉल्यूम कितना होगा, मिड कैप में वॉल्यूम कितना होगा और लार्ज कैप में वॉल्यूम कितना होगा, ये मैटर करता है। नाउ अगेन इन्वेस्टमेंट तीनों कैटेगरी के लिए देखिए, रिस्क इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि इकोनॉमी का रोल है यहाँ पर पूरा, डिमांड सप्लाई एंड ऑल, एंड नेचुरल डिजास्टर्स विल ऑलवेज देयर। तो बट हाँ, उस रिस्क को आप स्टॉप लॉस के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट अगेन स्मॉल कैप को आप जितना अवॉइड करें, अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर हो या आप कंजर्वेटिव रिस्क टेकर हो, अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आप लार्ज कैप में जाओ। कंजर्वेटिव साइकोलॉजी के लोग कौन से होते हैं, थोड़ी सी रिस्क थोड़ा सा रिटर्न चाहिए, तो लार्ज कैप इज समथिंग जैसे यूएस डेवलप कंट्री है, तो ये लार्ज कैप वैसा हो गया। अब यूएस में और क्या डेवलपमेंट हो गए, मतलब और चुके, मतलब एजुकेशन से लेके सारी चीज़ वहाँ हो चुकी, ग्रोथ होती रहेगी, कॉन्स्टेंट ग्रोथ रहेगी, सेम लार्ज कैप स्टॉक्स का होता है। फर्दर कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली है, बट थोड़ी थोड़ी ग्रोथ, थोड़े थोड़े रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। स्मॉल मिड कैप जो है वो इंडिया है, जैसे इंडिया अभी ग्रोइंग कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि धीरे धीरे हम लार्ज कैप में शिफ्ट हो गए, मतलब हम यूएस या दूसरी डेवलप कंट्रीज़ की कैटेगरी में आए थे। तो लार्ज कैप, मिड कैप इज़ अ गुड, ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ गुड फॉर इन्वेस्टिंग, तो क्योंकि आपको वहाँ से स्पीड बोट मिल सकती है अगर सही में हमने उस डायरेक्शन पे काम कर लिया तो, या कंपनी ने सही में अपने माइलस्टोन अचीव कर ली तो। बट जो स्मॉल कैप है, ये तब वाली कंडीशन है जब हमने कुछ करना ही स्टार्ट नहीं करना है, हम अभी ग्राउंड पे हैं, तो हमें लार्ज में या मिड में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर ऐसे कोई भी डिजास्टर्स होते हैं तो सबसे पहले स्लिप हम ही होंगे स्मॉल कैप वाले। जैसे कोविड आया था तो छोटी छोटी दुकानें जल्दी बंद हुई थी और उनको लॉसेस हुए थे, स्टेबल बिजनेसेस नहीं थे, स्टेबल कुछ बैकअप्स नहीं थे, तो ऐसे बिजनेस जल्दी हैम्पर होते हैं। मिड कैप भी हैम्पर होता है कंपेरेटिवली
स्मॉल कैप थोड़ा कम होगा वॉलेटिलिटी के हिसाब मतलब से। इनिशियल एंटरिंग टू द स्टॉक मार्केट मिड कैप कैन बी अ गुड ऑप्शन आउट ऑफ दिस थ्री। लार्ज कैप इज अ गुड ऑप्शन Large cap is a good फर्स्ट option. टाइम जो मार्केट में आ रहा है। Okay. उससे आपकी थोड़ी सी ना मार्केट की जो छोटी Stability वॉलेटिलिटी, ज़्यादा है। स्टेबिलिटी और एक थोड़ा सा पेशेंस बढ़ता है, क्योंकि ये कंपनी एकदम से हलचल नहीं मचाती है। Okay. ये ना तो एकदम से गिरेगी ना एकदम से बढ़ेगी। मतलब जहाँ पे पेशेंस आपके पास अगर है तो इट शुड बी ऑन लार्ज कैप ओनली। इट विल ब्रिंग अ पर्सनालिटी आल्सो इनटू यू। देन जब आप एक बार दोस्ती हो गई मार्केट के साथ, फिर आप मिड कैप में जाइए, और फिर जब बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो फिर इसको स्मॉल कैप को ट्राई करो। बट रिवर्स चल रहा है प्रोसेस। पहले स्मॉल कैप में आते हैं, पैनी स्टॉक देखते हैं, सस्ता मिल रहा है, हाँ चलो इसको खरीद लेते हैं, फिर मिड कैप में जा रहे, तो ये रिवर्स चल रहा है मार्केट में। मतलब लोग जो फेलियर रीजन है वो भी ये है कि उनको साइकिल नहीं पता है मार्केट में कैसे एंटर करना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कितना भी बातें करें बातें चल सकता है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। तो आने वाले समय में अगले अगर 4-5 साल की अगर मैं आपकी इस जर्नी के बारे में बात करूं, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि कैसे आप इस चीज़ को, ऑथेंटिसिटी को मार्केट में लेके एक पॉजिटिविटी लेके आना चाहेंगे? राइट सी देखिए, अभी तक नेगेटिविटी था क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशंस नहीं थी। अब धीरे धीरे एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस सोसाइटी में आया, देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम बोलते हैं ना, अगर एडवाइजरी ब्लंडर्स नहीं होते ना तो कम्युनिटी को एजुकेशन का बेनिफिट समझ में नहीं आता। यस, ट्रू। एंड दैट बैड थिंग टर्न्स इनटू गुड। नाउ अगर आप छोटे मोटे भी एक रिटेल ट्रेडर से बात करोगे तो उसके पास छोटा मोटा नॉलेज है, मतलब टर्म्स फिल्टर लग गया, एटलीस्ट फिल्टर लग गया, और एक उसको छोटे मोटे बेसिक्स टर्म्स वाइज समझ में आने लगे। अब एकदम से तो कोई भी एक दिन में रोम नहीं बिल्ड होता वाला बात है ना। आने वाले जो 10 ईयर्स में देख रही हूँ, ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही मिच्योर्ड और बहुत ही एडुकेटेड पर्सनालिटीज़ का आने वाला है। उसके रीजंस दो हैं। जो अर्ली एज से स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी से एक्सपोजर ले लिया है मार्केट में, अभी से हाथ जला लिया है, और जो स्कैर्ड हो चुके हैं वो अब अपनी नॉलेज पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी एडवाइजरी के डंडर्स में आगे थे वो अपने नॉलेज पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी फ्रॉड्स मार्केट में हो चुके हैं उसमें सेबी ने एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। तो ये सब कुछ फिल्टर हो चुका है। अब आने वाला है ग्रोथ वाला मार्केट, जहाँ पर अच्छे एडुकेटर्स मार्केट में आ रहे हैं। खुद सेबी लाइसेंस्ड जो एनालिस्ट है उनको मार्केट में लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुकी है फिल्टर्स के साथ। एंड थर्ड, मार्केट में जो प्लेटफॉर्म्स है एजुकेशन के, वहाँ पर पहले ये होता था कि मोहल्ले में मैथ्स या केमिस्ट्री को एक टीचर पढ़ा रहा है तो हमको वही बेस्ट लगता था। बट चूंकि अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है तो हम 10 लोगों के लेक्चर सुन के फिल्टर आउट कर सकते हैं कि नहीं, इनसे अच्छा तो वो पढ़ा रहा है। सेम इंस्टाग्राम और यूट्यूब इतने चैनल्स हो गए कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग अब फिल्टर करना सीख रहे हैं कि ये फालतू की बकवास कर रहा है चैनल में और ये सही में सिखा रहा है। तो ये फिल्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ ग्रोथ स्टेज, मैच्योर स्टेज ये आ रही है मार्केट में। तो आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट लोग बहुत पैसा बनाने वाले हैं स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम पे। अब इसमें एक और थोड़ा सा हार्ड फैक्ट है कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, ये सारे तमाम चीज़ें हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो 75,000 तक जो मार्केट आज पहुंच गया है, ये हमारा एक प्राइस बैंड है टू द वर्ल्ड, शोइंग देम दैट वी आर रेडी फॉर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड टुडे आवर सेंसेक्स इज एट 75,000 व्हिच इज़ नॉट रियलिस्टिक। बिकॉज अगर देखा जाए पहले के ज़माने के जो उछाल हुआ करता था निफ्टी में या BSE सेंसेक्स में, जब भी हम बात करते थे 18,000 से 20,000 जाने में सालों लग जाते थे। आज की तारीख में हज़ारों कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली इसका रीज़न ये रह रहा है कि जो हमने जिस टाइमिंग की टाइम देखा है, जो हमारे उस टाइम पे, अब मैं किसी गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड नहीं करना चाहती हूँ, दैट इज नॉट द फैक्ट। बट देखिए क्या होता है, फॉर सपोज आप किसी दीवार में खिला ठोक रहे हैं, हैमरिंग बोलते हैं जिसको, आप हैमरिंग कर रहे हैं। एक फर्स्ट खिला ठोकने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आपने जैसे स्टार्ट करा है। बट जब आपको एक बार ट्रिक समझ में आ गई कि हाँ ये तो इस तरीके से अगर कर रहा हूँ तो सही है, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस वॉल में लग रहा है किस में नहीं लग रहा है, ये फिल्ट्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप उसके बाद फ्रिक्वेंटली उस चीज़ को करना चालू कर दोगे। फिर आपको वो सेकेंड, थर्ड, 10, 9 जो खीले ठोकने में टाइम नहीं लगने वाला, आप उसको इमीडिएट कर लोगे वो एक्शन को। सेम मार्केट में हो रहा है। अभी तक हमने ग्रोथ देखी नहीं थी तो हमको ऐसा लगता था कि ऐसी ही ग्रोथ होती है मार्केट में, ऐसे स्लो ही होता है मार्केट। बट चूंकि हमको समझ में आ गया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, एयरलाइंस बननी स्टार्ट हो चुकी है, अदर एजुकेशन पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी है, इनफैक्ट इतना सारा मार्केट में स्किल डेवलपमेंट आ चुका है। आने वाली जनरेशन बहुत स्किल्ड आने वाली है। मतलब लाइक आप अब मनी मैनेजमेंट की अगर बात करो तो बच्चों को भी सेविंग्स रूल्स समझ में आने लगे, फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करने वाली सोसाइटीज़ बिल्ड हो रही है। तो अब ग्रोथ इतनी जम के आ रही है ना कि जब फ्लो आता है ना तो वो इतना फास्ट फ्लो आता है कि आपने जो चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं करी वो प्राइस भी टच होते हैं मार्केट में।
सो मार्केट में अभी इमीडिएट जैसे मेरा अभी रिसेंटली BSC मार्केट कैप के ऊपर ही वीडियो था कि हमने जो भी रिसेंटली विद इन 7 मंथ $1 ट्रिलियन का जो $1 ट्रिलियन का जो हमने मार्केट कैप हिट करा, उसके रिजल्ट्स ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए ग्रोथ में लेके आ रही है वो हमारे मार्केट को हिट कर रही है। और जो प्राइस हमको अभी ओवर वैल्यूड लग रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ को नहीं लग रहे हैं। दूसरी कंट्रीज़ के लिए वो अट्रैक्टिव पॉइंट है क्योंकि यहाँ से मार्केट का एक नया बेस बन रहा है। यहाँ से मार्केट अगर उछाल लेती है तो फिर हम आने वाले टाइम पे मार्केट को एक बहुत ही ऐसे लेवल पे देखेंगे जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा है। सो इफ़ दिस 75,000 जो अभी हमारा आज के जो रिसेंट अंडरस्टैंडिंग है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सो इफ़ इट इज़ अ गुड साइन फॉर द वर्ल्ड मार्केट एज वेल, तो आपका ये कहना है कि हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो अपन टारगेट कर रहे हैं वी आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट? हाँ, हमने कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं सेट करा है। 5 ट्रिलियन इज अचीवेबल समथिंग, यू नो, और 47 तक वी आर अज्यूमिंग कि हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। एंड अगर हम सच में भी सेक्टर वाइज हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो देखिए नॉर्मल सी बात है, डेवलपमेंट हो चुके हैं और अब इसको स्पीड लेना, मैंने वो जो हैमर वाला एग्जांपल दिया, हैमरिंग हो चुकी है, अब बस हमको स्पीड पकड़नी है। Okay. सो एक बार हमने बेस क्रिएट कर लिया है, आगे फर्दर कोई भी गवर्नमेंट आए अगर वो इन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करती है इंडिया के लिए, ठीक है, तो फिर हमें इस माइलस्टोन को अचीव करना, क्योंकि हमको इसे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं सेट कर रहे अपने लिए। जैसे फॉर सपोज मैं इसको अपनी फैमिली के एग्जांपल से दूँ, मान लो हम आज एक पुअर फैमिली से हो और हमने कभी ड्रीम करा हो कि हम मिडिल क्लास बनेंगे, देन हमने कभी ड्रीम करा हो कि हम अपर मिडिल क्लास बनेंगे, उसके लिए हमने कोई रोड मैप बनाया। बट अगर हम पुअर फैमिली पे है और हमने जो रोड मैप बना के हम मिडिल क्लास में पहुँचे तो अपर मिडिल में पहुँचने में हमको टाइम नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज वी लर्न अ लॉट। जितना हमको बेसिक रूट्स जो भी अंडरस्टैंड करना था वो हमने इस दोनों के बीच की जर्नी में अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हमें पता है कि हमें अपर मिडिल में कैसे पहुँचना है, तो हमने एक बेस क्रिएट कर लिया है। अब उस बेस को या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करे या जो भी गवर्नमेंट आती है, इस ग्रोथ को रोकना मुश्किल है। ग्रोथ को रोकना मुश्किल है। दैट इज़ वाई देखिए क्या है ना कि फॉरेन में ना तो एयरलाइंस उनको बनानी है, ना ही उनको एजुकेशन पॉलिसीज़ चेंज कर दी है, ना ही उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनको चेंज करने, सब कुछ डेवलप्ड है वहाँ पर। मतलब आप वहाँ जाओगे तो इनफैक्ट कोई एक व्हील चेयर वाला भी पर्सन है तो उसके लिए बस से ऑटोमेटिक स्लाइडर ओपन होता है, व्हील चेयर वाला पर्सन भी ईजिली वहाँ पर बस को ट्रैवलिंग कर लेता है। तो हमारा डेवलपमेंट तो अब स्टार्ट हुआ है, मतलब अच्छी रोड बनना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनना, देन गति योजना जैसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमें आई है जिस पे अब हमने काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन कंट्रीज उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये अगेन मिड कैप वाला सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है। तो मिड कैप में यहाँ से लार्ज कैप में जाएंगे तो ग्रो होगा, इसलिए FIIs इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं। ओके, अभी आपका जो वेंचर है क्या आप इसको स्टार्टअप के तौर पे देखते हैं? स्टार्टअप नहीं, अब तो ग्रोइंग पे है ये। अभी जो प्रेजेंट स्टार्टअप्स जो अभी आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं कुछ जो ये सोचते हैं, बिकॉज स्टार्टअप थोड़ा सा फैंसी भी हो गया आज की तारीख में, वो थोड़ा सा सेलिब्रिटी स्टार्टअप बन गए हैं। लोगों को सेलिब्रिटी स्टार्टअप वाला स्टेटस ज़्यादा पसंद है, वजह कि वो बिजनेस बनाए। सो जब कोई स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए अगर आप कोई 3 गाइडेंस देना चाहेंगे तो पहला 1 2 3 क्या होना? देखिए फर्स्ट थिंग तो आप जो भी स्टार्टअप प्लान कर रहे हो उसका एक सबसे पहले आप रोड मैप बना लो, क्योंकि चीज़ों को माइंड पे रखना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप समिट अटेंड करे जहाँ पर स्टूडेंट आती है अपना आइडिया लेके। जब मैं उनका आइडिया सुनती हूँ और जब उनका वे ऑफ पिचिंग एंड ऑल देखती हूँ तो उससे समझ में आता है कि सब कुछ यहाँ पर है, क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। सो सबसे पहली चीज़ आप उस स्टार्टअप को पूरा रोड मैप एक पेपर में बनाइए कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी आउटलेट्स है, इसमें ये काम करेगा, ये स्किल है और एंड ऑल। देन आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करिए, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे और भी कोई कॉम्पिटिटर काम कर रहा है कि अगर कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, उससे बेटर आप क्या कर सकते हो, मतलब वो कहाँ लैग कर रहा है और आपको क्या बेटर उसमें एड-ऑन्स लाने ताकि आपके स्टार्टअप को एक न्यू रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। एंड थर्ड थिंग, आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग आइडिया सुन लेते हैं, कहीं से भी सुन लिया, समझ लिया, सुपरफिशियली उनको पता है, बट उस इंडस्ट्री का कुछ भी डेप्थ पता नहीं, थोड़ी बहुत टर्म्स पता है और उसी पे उतर गए। तो ये मैंने फाइंड करा है कि ये प्रॉब्लम है। तो यूथ को कोई भी चीज़ में पूरा इंसाइट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 रोड मैप उनको फॉलो करना चाहिए ना। उसके बाद फंडिंग गेम मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ। आप अपने प्रोडक्ट खुद पहले अपने दम पे लाइए, लोगों को दिखाइए और लोगों को पसंद आएगा तो आपका प्रोडक्ट ऐसे ही बूम कर जाएगा। ओके, thank you very much for giving us this much of time, and it was a very insightful, and I guess our viewers will also learn so much things about it. I hope. And thank you very much for joining with us. Thanks a lot. Thank you. Her career
and how she is transforming this knowledge and idea about stock market to the multiple people and helping multiple people to have the right idea about stock market. And I guess you will be having lot of ideas about your money management as well. बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे मनी मैनेज किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए, एंड कैसे हमको ट्रैप से बचना चाहिए और क्या क्या तरीके होते हैं ट्रैप से बचने के लिए. So this was a very, very insightful podcast with Manjushri Sharma, and I guess there will be a lot of things we need to understand in future as well about this stock market, because this is a very vast subject and cannot covered in 1.5 hours or 1 hour in the discussion. And thank you very much for watching this entire podcast. So please don't forget to mention your comment in the comment section, because from your comment only we understand that how we can improve ourselves and what kind of content you want to see in future in this channel. And मेरे हिंदी के बारे में तो ज़रूर लिखिए, so that I can also have an improvement plan for my Hindi. So thank you very much and signing it off.